सो आज हम पोस्ट गुप्ता करेंगे। पोस्ट गुप्ता में जो पोस्ट गुप्ता का दो पार्ट है। एक है जो उनका डायनेस्टी, यहाँ पे जो डायनेस्टी है यहाँ से आपको क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आज इस बार आए थे काफ़ी बार। अभी क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन ट्रेंड में है तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इंस्क्रिप्शंस कौन कौन सा है, मतलब सोर्सेस कहाँ से मिले हैं, एंड एनी इम्पोर्टेंट इवेंट्स एसोसिएटेड, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, रिलीजियन, इकोनॉमी, ठीक है। और एक पार्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट में जो भी आर्ट वगैरह है वो सब कवर होगा। बाकी कल्चर में कोई एक लिटरेचर था या फिर ये सब, रिलीजन भी कल्चर का ही पार्ट है। बट इसको अलग से भी हम थोड़ा बहुत कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो कंटेंट देख लीजिए एक बार। कंटेंट में जो पोस्ट गुप्ता पॉलिटी है, नॉर्दर्न इंडिया में क्या था एंड साउथ में क्या था। ओके, नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से यशोधर्मन ऑफ मालवा, मौखरीज ऑफ कन्नौज। अब मगध में एक लेटर गुप्ता भी वो पढ़ा रहे, और दे वर ऑल्सो रूलिंग दैट दैट पर्टिकुलर एरिया, जो मगध का एरिया था, तो उनको लेटर गुप्ताज ऑफ मगध बोला जाता है। मैत्रिकाज ऑफ बल्लभी गुजरात में। फिर गुर्जराज जो गुजरात और राजपूताना एरिया में, थोड़ा बहुत राजस्थान के एरिया में। बंगाल में एक पर्टिकुलर छोटा सा डायनेस्टी था गौडास करके। फिर वर्मन्स। फिर उड़ीसा में मानस एंड साइलोद भवास करके एक नाम। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द नेम सो दैट क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो यू कैन अरेंज देम। डिटेलिंग जरूरी नहीं है, हिस्ट्री में उतना डिटेलिंग है भी नहीं इनके बारे में। फिर पुष्पावती ऑफ थानेसर, ये वेरी फेमस है। जो हर्षवर्धन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हर्षवर्धन, उनका पॉलिटिकल रिलेशंस क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियन, एजुकेशन, लर्निंग। एंड फिर पोस्ट हर्षा डायनेस्टी, जो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम मिडियवल में करेंगे। बट थोड़ा बहुत 700 600 700 AD तक जो जो थे हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। डेक्कन में चालुक्यज ऑफ बादामी, ये सब जो किंग्स थे ये रूल करते थे। फिर डीप साउथ में मैसूर में जो गंगा डायनेस्टी था, वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उनका भी वो काफ़ी पहले का था। फिर भी थोड़ा बहुत शुरू हो गया था उनका 5th सेंचुरी में। दे वर वेरी फेमस ड्यूरिंग द 9th 10th सेंचुरी ऑल्सो, बट दे आर ऑलरेडी स्टार्टेड रूलिंग अराउंड 5th सेंचुरी। फिर पल्लवास के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर शुरू हुआ, द्रविडियन आर्किटेक्चर। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टार्टेड फ्रॉम पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवास ऑफ कांची। यहाँ पे महेंद्रवर्णम, नरसिम्हावर्णम, नंदीवर्णम, जो 3 से 4 स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये यहाँ पे करेंगे। फिर मदुराई में भी पांड्याज ऑफ मदुराई भी रूल करते थे, ठीक है। टाइमिंग देख लो, 500 से लेके अराउंड 765 तक की जो पोस्ट गुप्ता का जो टाइम है मदुराई के एरिया में, तो पांड्याज ऑफ मदुराई वो भी रूल करते थे। फिर कैसे ट्रांजिशन हुआ, लाइक हाउ वाज द ट्रांजिशन ऑफ अर्ली मेडिएवल पीरियड, लाइक फ्रॉम एंशिएंट टू अर्ली मेडिएवल। तो व्हाट आर द चेंजेस इन पॉलिटी, व्हाट आर द चेंजेस इन इकोनॉमी, व्हाट आर द चेंजेस इन सोसाइटी, रिलीजन। सो दीज आर द पार्ट्स व्हिच विल हेल्प यू directly in GS1 answer writing. Directly it will help you. You have to write the points, 2 lines you have to write. What are the changes? Because GS में वैसा क्वेश्चन आएंगे। GS में they will not ask you about write about a king or write about a war. They will not ask you. I'm talking about GS. I'm not talking about optional. Okay. फिर हम कल्चर के बारे में सॉरी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और लिटरेचर ओवरऑल पोस्ट गुप्ता का। ओके, इसको 2 PDFs 2 क्लास में कवर कर देंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ गुप्ताज इन द 6th सेंचुरी AD। 6th सेंचुरी में गुप्ताज का खत्म हो गया। दे मेड वे फॉर द राइज ऑफ सेवरल रीजनल पावर्स। देखो, गुप्ता जो था वो कहीं ना कहीं इंडिया को, मतलब नॉट होल ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ पार्ट छोड़ के जो हम गुप्ता के सीरीज में हमने पढ़ा था, काफ़ी लाइक 90% देवर रूलिंग, 80-90% देवर रूलिंग ऑल ओवर इंडिया। बट इसके बाद ऑल इंडिया पावर कोई नहीं है। हर्षा वॉज ऑल्सो नॉट ए ऑल इंडिया पावर, रिमेंबर। ओके, सो दे मेड वे फॉर द राइज ऑफ सेवरल रीजनल पावर्स, मेनली ऑफ हुम वेर ओरिजिनली सबऑर्डिनेट्स ऑफ गुप्ता। दे वर फेड्यूटरीज में थे या फिर उनका सबऑर्डिनेट में थे गुप्तास के। Of the regional powers, Harsha emerged as the most important ruler and succeeded in building an empire. Not whole of all India, but relatively he was the bigger king. However, none of these powers were as large as the Guptas. The political fortunes of this dynasty also kept fluctuating. Now you'll see in post-Gupta हुआ क्या था, things were not that rich or things were not flourishing. जैसे कि गुप्ता में था या फिर जैसे कि मौर्यन में था, वैसा नहीं हुआ।
गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता से एवरीथिंग स्टार्टेड डिपिंग टिल द मिडिवल रूलर्स केम। आफ्टर द राजपूत के बाद जब दिल्ली सुल्तानेट आया या फिर मुगल आए, तब तक थोड़ा बहुत एवरेज ही चलता था, इतना कुछ खास चला नहीं। ओके, सो इन दिस चैप्टर विल डिस्कस द मेजर रीजनल पावर्स दैट अरोज इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड, ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज द अर्ली मिडिवल पीरियड। देखो 6th to 13th को अर्ली मिडिवल बोलते हैं। 13th के बाद दिल्ली सुल्तानेट आ जाएगा, फिर मुगल्स आ जाएंगे, फिर ब्रिटिश आ जाएंगे, ब्रिटिश से शुरू हो जाएगा अपना मॉडर्न हिस्ट्री। एंड दिल्ली सुल्तानेट मुगल्स आर प्योर मिडिवल पार्ट। बट ये जो 6th to 8th सेंचुरी का पार्ट है, दैट इज कवर्ड इन एंशियंट, ठीक है, जो हम आज करेंगे। 8 से जो शुरू होता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल से जो शुरू होता है, इंक्लूडिंग द राजपूत रूलर्स टिल 13th, वो होता है अर्ली मिडिवल। फिर स्टार्ट होगा the main medieval part, that is Delhi Sultanate, will end it with Mughals. That is the medieval. Medieval is a smaller part. Okay, so we will cover here 6th to 8th century. That is the late ancient or early medieval, you can say. So post Gupta polity में क्या था? Northern India. First we'll talk about North India. While the decline in trade and urbanism, as discussed in our last Gupta part, कि there was decline in trade, there decline in urbanism, everything started declining, coin में decline हुआ था towards the end of Gupta. The changing political scenario in northern India, the older cities and the capitals, that is the Rajdhanis, lost their importance. Power now shifted to military camps called as Skandavaras or Jay Skandavaras. Now this term becomes important for prelims. Simple question आएगा, Skandavaras क्या है? 4 options दिया जाएगा, उनमें से एक military होगा. And this question I have also mentioned in my test series also. You can search and see. Skandavaras मतलब मिलिट्री कैंप्स। ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि अभी था, ये पहले भी था, बट इस टाइम पे द पावर शिफ्टेड। उस टाइम मिलिट्री कैंप्स तो था, बट हियर द थिंग इज पावर नाउ शिफ्टेड। दिस इज द मेजर चेंज। मिलिट्री कैंप्स तो पहले से भी थे, स्कंदावरस भी उनका नाम है, बट नाउ द पावर गॉट शिफ्टेड टू देम। दैट ऑल्सो फंक्शन एज मोबाइल कैपिटल्स। पावर आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारे मिलिट्री कैंप्स है तो चेंज होते रहा। सो again centralization was not there. वही decentralization which was one of the prime element of Gupta era, it continued, decentralization continued, ठीक है, फाइन। फिर कुछ मेजर पावर्स के बारे में हम बात करेंगे अभी। यशोधर्मन ऑफ मालवा, इस बार भी क्वेश्चन में आया था, क्रोनोलॉजी में, डिटेलिंग नहीं आएगा, क्रोनोलॉजी में आया था। ही बिलोंग्ड टू द Olikara dynasty that ruled over Mandsaur as a feudatory of Guptas. Mandsaur जगह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। Mandsaur pillar inscription of Yashodharman gives a record of his victories. Mihirkula is mentioned as a defeated power, ठीक है। फिर मौखारीज ऑफ कन्नौज भी थे। कन्नौज जिनका एंशियंट का नाम है कन्याभुजा और महोदया, मॉडर्न कन्नौज डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द फर्टाइल गंगा यमुना दोआब, emerged as an important political center, बहुत ही बड़ा political center बन गया। With this development we see a shift of focus from पाटलिपुत्र to कन्नौज। तो इससे पहले पाटलिपुत्र था हमारा मेन फोकस, कैपिटल। गुप्ता तक भी देखोगे तो दूसरा कैपिटल भी दे, बट पाटलिपुत्र was also a very important point of contact or an important center. Now everything started shifting to Kannauj in the politics of early medieval period. तो कन्नौज, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि कन्नौज का इंपॉर्टेंस कब से बढ़ा, तो हमेशा याद रखना अर्ली मिडिवल और पोस्ट गुप्ता। गुप्ता में भी कन्नौज वाज इंपॉर्टेंट, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर, बट the focus started shifting to this after the post Gupta era or during the post Gupta era. The Mokharis were an old dynasty and we find their references in Patanjali work. Patanjali बहुत पहले का वर्क है, वहां पे भी उनका नाम लिया गया है। Under the Guptas they acted as feudatory kings, the first 3 being Yagnavarman, Sardulavarman and Anantavarman. No need to remember the names. असीरगढ़, अब ये आपको याद करना पड़ेगा। Asirgarh copper inscription or Asirgarh copper seal gives the names of several Maukhari kings who ruled over Kannauj, over parts of modern UP and Bihar. कुछ नाम है, ईशाना वर्मन, सर्वा वर्मन, ग्रह वर्मन. No need to remember, just you have to remember he was perhaps the one who set up an independent kingdom. This must have disturbed relations between the Maukharis and later Guptas, क्योंकि later Guptas के नाम में 500 AD जब हम बात करें, we are talking about 500 AD. at that point of time Gupta were there, they were the later Guptas. So ये लोग भी आ गए थे, मौखरिस भी आ गए थे, तो उनके बीच में कुछ इशू हुआ होगा. द अपशद इंस्क्रिप्शन
मेंशंस द विक्ट्री ऑफ लेटर गुप्ता किंग कुमार गुप्ता ओवर ईशानावर्म, तो इनके बीच में भी फाइट हुई थी. हिज हराहा इंस्क्रिप्शन 554 AD claims that he had defeated the Gaudas, गौडा जो कि ईस्टर्न साइड में है, पढ़ेंगे इनके बारे में. इंडिकेटिंग द सीड्स फॉर द 9th century ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल फॉर कनौज वेर सोन इन ड्यूरिंग हिज रीन. तो कहीं ना कहीं यहां से कनौज के लिए जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटास, प्रतिहरास, गुर्जर प्रतिहरास और पाला के बीच में होगा. ठीक है, राष्ट्रकूटास, गुर्जरा प्रतिहरास और पाला जो बंगाल में है, ये हम मेडिएवल में पढ़ेंगे. इनके बीच में जो ट्राइपार्टाइट शुरू हुआ इन 18th सेंचुरी, उनका कहीं ना कहीं जेनेसिस पहले से हो चुका था, जो कि मौखारिस कनौज पे रूल करते थे. एंड गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड आल्सो हैड एन आई ऑन कनौज बिकॉज कनौज हैज बिकम ए वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उनके बीच में जब फाइट हो रहा था तो कहीं ना कहीं इट इवेंचुअली लेड टू द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ द 8th सेंचुरी. ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आएंगे. ओके फाइन. तो ये सब किंग्स थे, इनके बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं है. सो आपको अपशाद इंस्क्रिप्शन, हारा इंस्क्रिप्शन, ये कुछ इंस्क्रिप्शन का नाम आपको पता चल गया. वी गेट टू नो अबाउट द मौखारिस. फिर लेटर गुप्ताज ऑफ मगध. अब 550 AD की बात अगर हो रही है तो जाहिर सी बात इट इज द लेटर टाइम बिकॉज गुप्ता स्टार्टेड अराउंड 4th century AD. So from about 550 to 675, the kings who ruled Magad are known as Magadhan Guptas or the later Guptas of Magad. However, their connection with imperial Guptas of the previous period is not clear. अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि जो लेटर गुप्तास थे क्या वो नॉर्मल जो मेन गुप्तास थे उनके साथ कोई रिलेशन था, कनेक्शन था. दैट इज नॉट येट क्लियर. ठीक है, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एरिया को ही रूल करते थे मगध. द अपशाद इंस्क्रिप्शन फ्रॉम गया गिव्स द नेम ऑफ 8 गुप्ता किंग्स. ये गुप्ता किंग्स का नाम है. ठीक है, 8 गुप्ता किंग्स. और जो कि हर्ष गुप्ता, जीविता गुप्ता, कुमार गुप्ता इज फेमस, उन्होंने डिफीट भी किया था मौखरी किंग को. दामोदर गुप्ता, महासेन गुप्ता, माधव गुप्ता, आदिसेन गुप्ता, ये सब जरूरी नहीं है, बहुत सारे रूलर्स थे. द रूल ऑफ मगधन गुप्तास एंडेड with westward expansion of the Gaudas of Bengal who were themselves subdued by Yashovarman of Kannauj in the 8th century. तो ये सब कंटेम्पररी रूल करते थे अलग अलग जगह पे और आपस में इनकी फाइट भी होती थी. ओके, तो ये इस साइड का हो गया. फिर गुजरात के साइड में क्या चल रहा था? मैत्रेकाज ऑफ बल्लवी. तो वो एक पर्टिकुलर एरिया जो है बल्लवी एरिया है, वहां पे मैत्रकस देवर, वो भी इनिशियली गुप्ता के अंडर में ही थे. जैसे कि मैंने बोला था गुप्ता के क्लास में कि गुप्ताज स्लोली द फ्यूडल पीपल स्टार्टेड रेबेलिंग अगेंस्ट द किंग्स और वो इंडिपेंडेंस लेते थे. सो दीज आर द केसेस. ये सब आहिस्ता आहिस्ता एक एक एरिया में देवर द फ्यूडिटरीज, और फ्यूडिटरीज का पावर बढ़ गया आहिस्ता आहिस्ता. जब लैंड ग्रांट्स आया, जब उनके पास पावर मिल गया तो उन्होंने सरकार जैसे सरकार गिरा के अपना ही इंडिपेंडेंट सरकार किया. तो उनमें से ये सब एक ही है. मैत्रकाज ऑफ वल्लवी, दे वर आल्सो द फ्यूडिटरी ऑफ द गुप्तास बट ग्रेजुअली एस्टेब्लिश देयर ओन सुप्रीमेसी. वल्लवी इज डिफाइंड विथ वाला इन कटियावाड़. फिर गुर्जरास, राजपूताना और गुजरात एरिया में ये भी अलग से एक था. हरिश्चंद्र वॉज द फाउंडर ऑफ द गुर्जरा किंगडम. हिज सक्सेसर्स रूल्ड टिल 640 AD. फिर बंगाल में एक पर्टिकुलर रूलर थे जिनका नाम है गौडास. शशांक, वेरी फेमस. Shashank ruled in northwest Bengal in the early 7th century AD. He was a contemporary and arch rival of Harshvardhan. हर्षवर्धन रूल करते थे नॉर्थ में, गौडास रूल करते थे बंगाल में. उनके बीच में भी काफी फाइट हुआ था. According to Xuanzang, Shashank was a Saivite and had cut down the Bodhi tree at Gaya. ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है. तो बंगाल में दो बड़े बड़े डायनेस्टीज हैं. एक है पाला डायनेस्टी, एक है सेना डायनेस्टी. वो बाद में आएंगे 8th, 9th, 10th सेंचुरी में. तो उससे पहले गौडास थे. तो अगर कोई क्वेश्चन आपको क्रोनोलॉजी पे आ गया, आपको एक क्लैरिटी हो गया कि गौडास तो इनसे पहले ही था, पाला के पहले ही था. ओके, आसाम पे क्या चल रहा था? कमरूप करके एक जगह है, वेरी फेमस प्लेस. तो उसमें वर्मन्स करके एक रूलर थे, वो लोग रूल करते थे, वर्मन्स, in Kamrupa in Assam. The Prayak Prasasti of Samudragupta mentions 2 kingdoms of Assam, Kamrupa and Davaka.
Kamrupa, that is coterminous with the Brahmaputra basin running from east to west, emerged as an important political region in northeastern India उसी टाइम पे मिड 4th सेंचुरी एडी के टाइम पे। तो 7th सेंचुरी में जुआनजंग विजिट भी किए थे। तो जुआनजंग हर जगह विजिट किए थे गुप्ता के टाइम पे, जो गुप्ता के टाइम पे आए थे, ठीक है, तो वो बहुत ही विजिट किए थे। फाहियन, जुआनजंग मतलब फाहियन। So Pushyavarman, he was the founder of this historical royal family of Assam. This family ruled for 12 generations. Bhaskar Varman was a contemporary and ally of Harshavardhana. ठीक है, तो he was a contemporary and ally. तो यहाँ से पता चल गया कि वर्मन्स का कहीं ना कहीं गुप्ता के साथ अच्छा ही था। ओके, बिकॉज he was a contemporary and ally लिखा है। फाइन। फिर उड़ीसा में भी मानस डायनेस्टी एंड Sailodhavas. ठीक है, just remember the name Manas and Sailodhavas in Odisha. Manas extended from Balesur to Puri district. Sailodhavas of Kongada extended from Chilika Lake to Mahendragiri mountains in Ganjam district. Both this kingdom suffered setbacks due to rise of Shashanka and Harshavardhan. तो यहाँ पे आपको ये सब डिस्ट्रिक्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द नेम, ठीक है, एंड द टाइम। गुप्ता के साथ ही थे, मतलब पोस्ट गुप्ता का टाइम बोले, मतलब एंड गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के बाद ये सब अलग अलग जगह पे रूल करते थे। तो इनका भी काफी सेटबैक हुआ। दे सफर्ड सेटबैक्स ड्यू टू राइज ऑफ शशांक एंड हर्षवर्धन। हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया से थे, शशांक वाज फ्रॉम बंगाल, गौड़ा डायनेस्टी। ओके, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा बुक्स में लिखा है तो उनका पुष्पावती जो थानेश्वर है उनके बारे में लिखा, जो हर्षवर्धन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर डिटेलिंग आएगा तो इनके बारे में आएगा, अगर क्रोनोलॉजी आएगा तो सबका नाम आएगा। तो दैट इज द ट्रेंड ऑफ यूपीएससी। ओके, तो पुष्पावती फर्स्ट रूल फ्रॉम थानेसर, ठीक है, एंशिएंट थानेश्वरा। अब देखो, इफ यू गो टू 2020 प्रीलिम्स पेपर, ठीक है, वहां पे 4 प्लेसेस था और 4 स्टेट था। यू हैव टू सी वेदर दे आर करेक्ट, उसमें से एक थानेश्वरा था। आपको थानेश्वर पता है, लेकिन थानेश्वर इट इज यूपी, सॉरी हरियाणा, बट ऑप्शन में क्या था, थर्ड ऑप्शन में यूपी था, सो इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, सो उस हिसाब से आप क्वेश्चन बहुत ही मतलब इजी है अगर आप डिटेलिंग में जाओगे, लेकिन एक ऊपर से देखने में डिफिकल्ट लगता है बिकॉज हम रिवाइज नहीं करते, हम पूरा हॉलिस्टिक पढ़ते नहीं है। हम थानेश्वर तो पढ़ते लेकिन उसका एंशिएंट नाम भूल जाते हैं। थानेश्वर टेम्पल एक है वहां पे, इसी के नाम पे। Okay, that is modern Thaneswar in Haryana, and then from Kannauj in UP. The main sources of information for this dynasty include Harsha Charitra by Banbhat, accounts of Xuanzang, Harsha's inscriptions, ये सब इंफॉर्मेशन देता है पुष्पावती एम्पायर के बारे में। तो पॉइंट होता क्या है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में, मेंस इज इजी, मेंस आप बहुत इजीली लिख सकते हो। प्रीलिम्स में होता क्या है, क्वेश्चन हमको लगता है कि डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेड प्रिपरेशन हम इतना लिमिट कर देते हैं, तो क्वेश्चन जब आता है तो हमको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तुम्हारे स्टैटिक से, ठीक है। द पॉइंट इज द क्वेश्चन मेकर्स वेरी इजीली दे नो कि व्हाट यू आर स्टडिंग। जो मार्केट में चल रहा है हम सब वही पढ़ के जाते हैं। एक सीधी सी लॉजिक है, सिंपल लॉजिक जो मैं बिलीव करता हूँ, अगर मार्केट में जो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उसको सब पढ़ के जाए तो सबका हो जाना चाहिए। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। तो लिमिट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ के जाओ, लेकिन थोड़ा दूसरों से ज़्यादा पढ़ो। सब कुछ हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन दूसरों से, मार्केट से तो थोड़ा आपको 10, 20, 30% ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा जो मार्केट में मिल रहा है। ओके, पुष्पावती एम्पायर, तो अकॉर्डिंग टू बानभट्ट ही वाज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी ऑफ थानेश्वर, बट हर्षाज इंस्क्रिप्शन डू नॉट मेंशन हिम। जो हर्षा का जो इंस्क्रिप्शन है पुष्पावती के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, रिमेंबर। फिर प्रभाकर वर्धना वाज पॉसिबली द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मॉनर्क ऑफ दिस डायनेस्टी। ही इज डिस्क्राइब्ड एज महाराजाधिराजा। हर्ष चरित्र में बानभट्ट डिस्क्राइब्स हर्षाज राइज टू पावर एंड वी आर टोल्ड दैट प्रभाकर वर्धना फेस्ड द हुना इन्वेंशन। हुना इन्वेंशन तब तक हो रहा था, गुप्ता के टाइम पे भी हो रहा था हुना इन्वेंशन, एंड हुना इन्वेंशन ऑल्सो पोस्ट गुप्ता के टाइम पे हो रहा था। तो दे कैन वेरी इजिली फ्रेम अ सेंटेंस कि द हुना इन्वेंशन, द हुना अटैक स्टॉप्ड or were limited only to the Gupta period. No, after Gupta also Huna invasion were happening. ठीक है, प्रभाकर वर्धना is described as a lion to a Huna deer. ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने भी काफी Huna attacks को रोका था। Both Princess Rajavardhana and Harshavardhana went to fight the Hunas, but in the meantime
प्रभाकर वर्धना fell ill and died and was succeeded by son Rajvardhana or Rajyavardhana. फिर राज्यवर्धन आए. After the death of Prabhakar Vardhana, the Malava and the Gauda kings seem to have united against the Pushabuti. जैसे कि मैंने बोला गौड़ा किंग्स जो कि बंगाल एरिया में रूल करते थे पोस्ट गुप्ता के टाइम पे, उनका और हर्षवर्धना के टाइम पे उनका और पुशाबुती एम्पायर के अंडर में एक फाइट हुआ. The Malava king Devgupta killed Rajyavardhana's brother-in-law Maukhari king Grahavarman and took his sister Rajyasri prisoner. ठीक है, तो मौखारी के साथ भी कोई अच्छा रिलेशन नहीं है. ठीक है, फिर क्या हुआ? राजवर्धन वॉज एबल टू डिफीट द मालावा किंग बट वॉज हिमसेल्फ किल्ड बाय ट्रेचरी बाय गॉड किंग शशांक. शशांक जो हम लास्ट क्लास के पीडीएफ में पढ़े थे, शशांक, ये वही शशांक है जो कि गौड़ा किंग का है. ठीक है, नाउ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फेल अपॉन हर्षा. फिर हर्षवर्धन आए. हर्षवर्धन 606 से 647 एडी तक उनका रूलिंग था. हर्षा असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर एंड इमीडिएटली मार्च अगेंस्ट शशांक. हर्षा ऑल्सो अलाइड विथ भास्कर वर्णम ऑफ कामरूपा. जैसे कि मैंने बोला था, उनका हर्षवर्धन था पुष्यवती एम्पायर का आसाम के साथ अच्छा रिलेशन था. ठीक है, कामरूपा में जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, तो ही अलाइड. ठीक है, अगेंस्ट द शशांक दे आर कॉमन enemy. He successfully rescued his sister Rajyasri, combined the kingdoms of Thaneswar and Kannauj, and began ruling from Kannauj. Thus ends the बाणभट्ट पोएम. यहीं से बंद होता है. तो ये जो एरिया आप देख रहे हो इस फिगर में, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा हर्षा का है. तो जाहिर सी बात है हर्षा वाज नॉट रूलिंग. इवन ये एरिया भी हर्षा का हुआ था. कश्मीर में अराउंड आफ्टर पोस्ट गुप्ता 8th सेंचुरी में शुरू हो गया एक लोकल डायनेस्टी जिनका नाम है कारकोटा डायनेस्टी और कारकोटा एम्पायर. यहां से कश्मीर का अलग से एक इंडिपेंडेंट एम्पायर चला काफी साल तक. ठीक है, हिंदू डायनेस्टी था ये, जो हम बाद में पढ़ेंगे. ओके, जो हम मिडियवल में पढ़ेंगे. ठीक है, बट नाउ ये इन्हीं के अंडर में, हर्षा के अंडर में. सो इट वाज नॉट ए पैन इंडिया एम्पायर. ओके, ऑब्वियसली इट वाज रिलेटिवली मोर देन अदर्स, बट पैन इंडिया नहीं था. ओके, फिर द चॉइस ऑफ कन्नौज एज अ सीट ऑफ पावर might have been due to threatening activities of the Hunas in the northwest. Hunas यहाँ से भी आ रहे थे. Harsha is said to have died in 647 AD after ruling for 41 years. He is sometimes called the last Hindu emperor of India. ठीक है, however he was neither a staunch Hindu nor the ruler of the whole of India. He was not the ruler of whole of India. अभी मैंने बताया. His authority was limited to northern India. देखो, साउथ इंडिया में नहीं था, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में है. ओके, His administrative structure was also loose and even his structure fell apart after his death. Administrature loose था, and loose administrature had already started from later Gupta time and it continued. Okay? तो इस हिसाब से आपको याद करना है कि कहाँ किसका कहाँ तक जो उनका जो प्रेजेंस. ओके ओके, हर्षा का पॉलिटिकल रिलेशंस जैसे कि हमने डिस्कस कर दिया. उनका रिलेशंस कैसा था? देखो, यहाँ पे डिटेलिंग नहीं चाहिए, अच्छा था या बुरा था अपने लैंग्वेज पे लिखना है अगर भी क्वेश्चन है. रिलेशंस विद मैत्रिकास एंड गुर्जरास. हॉस्टिलिटीज विद मैत्रिकास पॉसिबली एंडेड विद मैट्रिमोनियल अलायंसेस. तो पहले से हॉस्टिलिटी था, फिर मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया. As the Maitraka king Drupsana II, Baladitya named Harsha's daughter and became his ally. No need to remember the names. फिर रिलेशंस विद चालुक्यास. द किंगडम्स ऑफ हर्षा एंड चालुक्या, ये हमको पता है. हर्षवर्धन, चालुक्या, पुलाकेशिन II. ठीक है, टच्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ द रिवर नर्मदा पे बहुत बड़ी फाइट हुई थी जहाँ पे हर्षा हार गए थे. हाउएवर हर्षाज एक्सपेंशन बियॉन्ड द नर्मदा वाज चेक्ड बाय चालुक्या बिकॉज नीचे कर्नाटका के एरिया में चालुक्यन एम्पायर था और उनका बहुत ही फेमस किंग है पुलाकेशिन II. एंड इन दिस वे नर्मदा फॉर्म द साउदर्न बाउंड्री ऑफ हर्षाज एम्पायर. तो नर्मदा के बियॉन्ड वो जा नहीं पाए. रिलेशंस विद गौडास ईस्टर्न साइड का है. हर्षा पॉसिबली डिफीटेड द गौडा किंग शशांक and extended his control over parts of ओद्रा और कोंगाडा इन ओडिशा. कुछ कुछ एरियाज में उन्होंने अपना एक्सटेंड बढ़ाया था. रिलेशंस विद चाइना. ठीक है, आउटसाइड इंडिया. फ्रॉम द चाइनीज सोर्सेस वी लर्न दैट हर्षा हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द चाइनीज एंड हिज कंटेम्पररी टैंग एम्परर टाइसुंग. जस्ट रिमेंबर द नेम. ही सेंट 3 एम्बेसडर्स टू हिज कोर्ट. तो चाइना के साथ भी कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस, ही हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना. One of the delegations was headed by Imperial Ambassador Li YIBIAO, एक नाम है.
It left China in 643 AD and traveled to India via Tibet and Nepal. So यहाँ से पता चलता है कि diplomatic, just remember diplomatic relations were there. Okay, diplomatic relations were there. Where he met Harsha, visited a number of Buddhist pilgrimage places. The last of these embassies arrived in 647 AD, led by Wang Huanzi, also spelled Wang Zhuans, and found that Harsha was no longer alive and that his throne had been usurped. The usurper was then defeated with the help of forces from Nepal and Assam and then taken as prisoner to China. This event shows growing interest of Chinese in North Indian politics. So इसी के टाइम पे चाइना का नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स के साथ काफी इंटरेस्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारा मैटर पे दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग. हर्षा टू had sent a Brahmin envoy to China in 641 AD. So यहाँ से बस आपको एक दो लाइन याद करने, डिप्लोमेटिक रिलेशंस था एंड the Chinese had started showing because see before this the Huensang आए थे या फिर Fa Hien आए थे, they were mostly into Buddhism. They were not concerned about political thing. But here now we see a new thing. Now Chinese or China had started interfering from Harsha time. Okay. Huensang did not happen, or even this Fa Hien did not do any kind of political stuff. But there are also other people who had started interfering in our domestic issues or political North Indian politics. Wang Zhuang wrote an account of his visits to India called Xianzhong Ho Jing. एक नाम है, no need to remember. Records of the travels to Middle India. Unfortunately, the book is lost. Okay. ओके फाइन. सो अभी ये सब आपको याद करने हैं, ठीक है. रिलेशंस क्या था और चाइना का क्या रिलेशन था इनके साथ, हर्षा के साथ. नाउ कमिंग टू हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन. हर्षाज एडमिनिस्ट्रेशन रिप्रेजेंटेड ट्रांजिशन फ्रॉम एंशियंट टू मिडिवल टाइम्स बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज द लेटर एंशियंट पार्ट, लास्ट पार्ट. सो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था वो कहीं ना कहीं आगे जाके मिडिवल में भी हमको दिखा. एंड सम पार्ट वर ऑल्सो टेकन फ्रॉम गुप्ता टाइम. तो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है द transition. Some features of Harsha's administration were a continuation of those under the Guptas. See, some of the Harsha's administration कहीं ना कहीं गुप्ता के टाइम पे भी था, कंटिन्यू हो रहा था, ज्यादा कुछ नया नहीं था. Remember, the king was the supreme head. He ruled according to the ideals laid down in धर्मशास्त्र, जो कि always गुप्ता से चल ही रहा है. गुप्ता से भी तो धर्मशास्त्र के accordingly things were going on, right? So things, same thing here also were going on. He took high sounding titles such as Param. ये एक नाम है, याद कर लेना. परम भद्रा का महाराजाधिराजा, दैट इज द नोबलेस्ट सुप्रीम किंग ऑफ किंग्स, द हाईएस्ट टाइटल इन हर्षाज रीजन. मधुबन कॉपर प्लेट, रिमेंबर ये एक सोर्स है, हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर्षा के बारे में देता है. द मधुबन कॉपर प्लेट मेंशन्स द नेम ऑफ ऑफिशियल्स सच एज उपरिका, सेनापति, suggesting that the king was assisted by his minister and various officials. Okay. However, Harsha's administration had become feudal and decentralized. Not for the first time. Feudal तो पहले से हो चुका है, गुप्ता के टाइम से feudal हो गया. तो it has become more feudalism, more बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया. It started becoming more feudal and more decentralized. Stability of the administration depended much on the feudatories. Again, feudatories का power started increasing. The phrase commonly used in this connection was, remember the name, तात्पदानुद्यता. ठीक है, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, जस्ट एक विजुअलाइज कर दो इसको. TATPADANUDYATA. ठीक है, लिटररी इसका मतलब है मेडिटेटिंग एट हिज फीट. ठीक है, तो इट इज, तो ये जो टर्म इट इज रिलेटेड टू feudatories, दैट्स इट. ओके, अगर भी क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, टर्म का नाम दे दो, इसका मतलब क्या है. द कॉइन्स ऑफ हर्षा वर टू मीगर, बहुत ही कम थे, suggesting that the officials were possibly not paid in cash but given land in return for their services. Because economy बहुत डाउन चल रही थी तो कैश नहीं था, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि लैंड दिया जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली लैंड जब ज़्यादा दिया जाएगा तो फ्यूडल सिस्टम ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, जुआनजैंग का इन्फॉर्मेशन क्या बोलता है अभी. द चाइनीज ट्रैवलर विजिट किए थे हर्षास कोर्ट में, मेंशन्स दैट हर्षा वाज ए प्रोफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड एन इंडस्ट्रियस किंग. काफ़ी जेनरस थे. ओके, his day was divided into 3 parts, out of which 1 was devoted to administrative work, 2 and 2 to religious work. He undertook
टूर बहुत करते थे थ्रू आउट हिज किंगडम, ड्यूरिंग विच ही ट्रैवल्ड इनकॉग्निटो ट्रैवल कर रहे थे। फिर हर्षास रेवेन्यू डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आउट ऑफ विच 1 पार्ट वाज अर्नड फॉर किंग्स एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है। सेकंड फॉर स्कॉलर्स, थर्ड फॉर द एंडाउमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, एंड फोर्थ फॉर रिलीजियस पर्पजेस के लिए। तो काफ़ी सारे अच्छा चीज़ वो करते थे। देयर आर नो रेगुलर कॉर्वी, कॉर्वी मतलब जो अनपेड लेबर होता है वैसा नहीं था, ठीक है। टैक्सेस बहुत ही लाइट थे, एंड द किंग टुक 1/6 ऑफ फार्मर्स इनकम एज हिज ग्रेन शेयर, ठीक है। इतना भी स्ट्रॉन्ग टैक्सेस नहीं था, तो इसीलिए भी इकोनॉमी ज़्यादा चल नहीं रही थी। So he gives a vivid description of the beauty and prosperity of Kannauj, the capital of Harsha's empire. However, he also states that Patliputra and Vaishali were in a state of decline. तो पाटलिपुत्र और वैशाली आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन करे थे। तो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम प्रीलिम्स स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। कन्नौज बढ़ रहा था, पाटलिपुत्र एंड वैशाली जो प्रीवियसली देर वेरी प्रॉस्परस सिटीज वो डिक्लाइन हो रहे थे, स्टार्टेड टू डिक्लाइन। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वर ऑल्सो नॉट दैट मच गुड, डिटोरिएट हो रहे थे, बिकॉज एज जुआनजेंग हिमसेल्फ मेंशन्स बीइंग प्लंडर्ड, डाकोइट उनको अटैक किए थे, दिस इज अ वेरी कॉमन फैक्ट। ही सिग्निफिकेंटली कॉल्स शूद्रज एग्रीकल्चरलिस्ट, इंडिकेटिंग चेंज इन द वर्ना सिस्टम। नाउ टेल मी, ये जो शूद्रज एग्रीकल्चरलिस्ट थे, ये दिस फेनोमेनन came from which era? Is it this, or is it post Gupta, or is it Gupta? Tell me. शूद्रास को एग्रीकल्चरलिस्ट और एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ऐड किया गुप्ता गया। हाँ, गुप्ता टाइम ना। यस, इट इज इन गुप्ता टाइम इट स्टार्टेड, तो इट कंटिन्यूड इन पोस्ट गुप्ता, ठीक है। इवन चेंज इन द वर्ना सिस्टम ऑलरेडी देयर इन गुप्ता, इट कंटिन्यूड इन द गुप्ता पोस्ट गुप्ता। वरना सिस्टम में बहुत सारे सबसेक्ट आए थे, बहुत ऐड ऑन हुआ था गुप्ता के टाइम पे। सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो, ओके। ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ था। गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता आपको जब सेल्फ स्टडी करोगे, यू मे थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स एक्चुअली द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट, बिकॉज ये एक ही चीज है, कुछ ज्यादा उसमें याद करने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट द टर्म्स, ओके। हर्षाज रिलीजियन के बारे में भी करेंगे, ओके। The Banskera, Nalanda and Sonipat inscription. Remember the inscription names. बंसखेड़ा अभी काफ़ी बार आएगा, ठीक है। और बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, नालंदा का इंस्क्रिप्शन, सोनेपत का इंस्क्रिप्शन, हर्षा का इंस्क्रिप्शन से बाय द वे, ठीक है। डिस्क्राइब हिम एज ए वर्शिपर ऑफ शिवा, बट जुआनजेंग स्टेट्स दैट हर्षा वाज ए फॉलोअर ऑफ महायाना बुद्धिज्म। वो शिवा का भी थे, लेकिन बाद में वो महायाना बुद्धिज्म को कन्वर्ट हुए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, हर्षा कन्वेंड ए बुद्धिस्ट असेंबली, जो कि 5th बुद्धिस्ट काउंसिल इसको बोला जाता है, कन्नौज में, वेयर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायाना वर प्रोपागेटेड। महायाना, ठीक है। महायाना ऑलरेडी स्टार्टेड ड्यूरिंग पोस्ट मौर्यन टाइम, दैट इज कनिष्का टाइम, ओके। दिस असेंबली was attended by 18 kings, 3000 monks of different sects and continued for 18 days. Remember, ये सब चीज़ जो है, ये सब स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। कितना मॉन्क्स थे, कितना किंग्स थे, कितना दिन तक चला। हर्षा ऑल्सो ऑर्गेनाइज द क्विनक्विनेनियल डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी एट प्रयाग, जो कि प्रयाग में भी काफ़ी एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन किए थे, जिसको सेरेमनी हुआ था, जो कि वो काफ़ी जिसको क्या बोलते हैं, बहुत जेनरस थे, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें देते थे, विच वॉज अटेंडेड बाई ऑल द ट्राइब्यूटरी प्रिंसेस एंड नोबल्स। बहुत सारे आसपास के किंग्स थे, नोबल्स थे, सब आके यहाँ पे आए थे। ऑन दिस ओकेजन एन इमेज ऑफ बुद्धा वाज वर्शिप्ड एंड डिस्कोर्सेस वर गिवन बाय जुआनजेंग। एट द एंड ऑफ दिस असेंबली, हर्षा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द ट्रेजर्स एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, सब दे दिए, ओके। सो दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक कन्नौज में हुआ था, कन्नौज असेंबली, और एक प्रयाग में हुआ था। फिर एजुकेशन एंड लर्निंग, तो रिलीजन पता चल गया, यहाँ पे जैनिज्म का ज़्यादा नहीं है, ओके। जैनिज्म इसी टाइम पर, ड्यूरिंग दिस टाइम, साउथ में, कर्नाटका में जैनिज्म हो रहा था, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म चल रहा था। एजुकेशन एंड लर्निंग, हर्षा वाज a great patron of learning and arts. He donated 100 villages to Nalanda University, which had more than 10,000 students during this time. Harsha patronized writers like Banbhat, Mayura, and Matanga Divakara. See, नालंदा तो गुप्ता के टाइम से बना हुआ है, फ्रॉम कुमार गुप्ता एरा, सो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड, वो नालंदा चला था पूरा, ठीक है। पाला डायनेस्टी में भी
जिसको काफ़ी पैटर्नेज मिला था, टिल 9th-10th सेंचुरी तक भी मिल रहा था। Harsha himself had various talents. He is credited with authorship of 3 plays very famous, Ratnavali, Priyadarshika, Nagananda. ठीक है। और while Nagananda is about the bodhisattva, एक पर्टिकुलर बोधिसत्व थे उस टाइम पे, जिम्मूत वाहना करेगा, उनके बारे में है। द अदर टू वे रोमांटिक कमेडीज, और इनको बोला जाता है सिस्टर प्लेस। ठीक है। नागानंदा को छोड़ के प्रियादर्शिका एंड रत्नावली को बोला जाता है, दोनों को सिस्टर प्लेस, डबल कोट में। ठीक है। However, according to some scholars, these plays were written by a person named Dhavaka and royal authors were only half authors. तो ये आप ज़्यादा इसको कैंसिल कर सकते हो, हर बुक में लिखा है, हर्षा ने ही लिखा था इसको। ठीक है। हर्षा इज ऑल्सो क्रेडिटेड विद कंपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ बंसखेड़ा एंड मधुबन इंस्क्रिप्शन। तो अभी जो हमने ऊपर में पढ़ा, बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, मधुबन इंस्क्रिप्शन, क्योंकि हर्षा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ बोलता है, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि इनका जो कंपोजिशन ऑफ टेक्स्ट भी हर्षा ने किया था। ओके। बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन हैज हर्षाज सिग्नेचर। ठीक है। रिप्रेजेंटिंग हिज कैलिग्राफिक स्किल्स। द किंग वाज आल्सो एन accomplished lute player. Can anyone tell me what is a lute? It is not flute, by the way. LUT. Anyone कभी देखो इस lute को, इस इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसे होके, एक ऐसे होके होता है ना, जितना मतलब मुझे लग रहा है कि जो DDLJ मूवी में शाहरुख खान बजाता है, काइंड ऑफ दैट। ठीक है। वैसा करके इसको लूट बोलते हैं, LUTE। तो वो ये इसको भी लाइक ही वाज अ लूट प्लेयर ऑल्सो। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बंसखेड़ा इंस्क्रिप्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक पॉइंट है कि हर्षा का सिग्नेचर है, जो कि उनको कैलीग्राफिक स्किल्स भी था, ये भी बताता है। तो इट कैन कम एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो। इंस्क्रिप्शन का नाम 4 इंस्क्रिप्शन दे देंगे। ठीक है। क्वेश्चन में और पूछ लेंगे कि कैलीग्राफिक स्किल्स कौन से इंस्क्रिप्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके, नाउ कम टू पोस्ट हर्षा डायनेस्टीज। हर्षा के बाद भी थोड़ा बहुत लोकल पावर्स आए, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मगध में आदित्य सेना, बंगाल में भास्कर वर्मन, फॉलोड बाय पाला डायनेस्टी आ गई। उसके बाद 8th सेंचुरी हो गया तो पाला डायनेस्टी आ जाएंगे। ठीक है। ये सब मिडियवल में हम पढ़ेंगे। 8th सेंचुरी में पाला डायनेस्टी आएंगे, फिर उसी एरिया पे सेना डायनेस्टी आ जाएगा। कश्मीर में, जैसे कि मैंने बोला, कश्मीर में कारकोटा डायनेस्टी आ गया, जो कि उनका लोकल डायनेस्टी था। कन्नौज में यशोवर्मन, हिज कोर्ट वाज एडोर्न्ड विद ग्रेट स्कॉलर्स सच एज बाकापति एंड भावावती। ओके। फिर राजस्थान एंड गुजरात में गुज्जर प्रतिहरज आ गए, गुहिलाज आ गए, चाहमानज, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। गुज्जर प्रतिहरज को पढ़ेंगे हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में। गुहिलाज बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे। चाहमानज आपका राजपूत हो गया, जब राजपूत हम स्टार्ट करेंगे 10th सेंचुरी में। Although the rule of many of these was short-lived, they represented the beginning of regional political structures in several Indian regions. See, this was the problem. हमारा एक unified power आ नहीं पाया उस टाइम पे. That was the reason when the outsiders came. History has always been you can check our history कि आज के डेट में भी we are not united. You can use these terms when you write an essay, when you write a GS आंसर। हिस्ट्री वही चीज अभी भी हो रहा है, हम यूनाइटेड नहीं है। कोई भी एक चीज आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी इश्यूज आते हैं, वी वर नेवर यूनाइटेड, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, इन मेडिएवल टाइम्स, and that was the reason why the outsiders came and ruled us for so long. Okay, even the medieval, even the Delhi, all were outsiders, they came from outside. Okay, and ruled us because of this. लोकल में बहुत फाइट होती थी, और ब्रिटिश में, और दैट एडवांटेज वाज टेकन बाय द ब्रिटिश आल्सो। ठीक है। एंड इन टुडेज टाइम आल्सो, इन आवर कंटेम्पररी टाइम आल्सो, लाइक outsider countries, anti India campaigns are doing their work. Recently this KFC issue, this जो गाड़ी का जो था, कौन सा कार का इशू हुआ है अभी, Hyundai, ये सब इश्यूज हो रहा है। ठीक है। सो बिकॉज वी आर, आवर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट टुगेदर। ठीक है। देयर वाज एन टाइम व्हेन सम कोalition गवर्नमेंट चलती थी, टुगेदर काम करते थे, बट आज के डेट में नोबडी इज टुगेदर। सब डेवलपमेंट को छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं अभी। सो ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। ओके।
सो कारकोटा डायनेस्टी शुरू हो गया कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली सॉ द फंक्शनिंग ऑफ ए लोकल स्टेट सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम। कश्मीर के बारे में एक GS1 में आंसर हमने किया था। कश्मीर ऑल्सो वॉज रूल्ड बाय मौर्यन किंग अशोका। आहिस्ता आहिस्ता हो के अभी यहाँ से लोकल डायनेस्टी शुरू हो गया। अब यहाँ से कश्मीर का एक अलग सा आपको पढ़ना पड़ेगा। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पोस्ट हर्षा पीरियड वॉज मार्क्ड बाय व्हाट इज नोन एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बिटवीन राष्ट्रकूटास, पालास एंड गुर्जर प्रत्यास, जो कि अर्ली मेडिएवल, और मेडिएवल हम जब मेडिएवल शुरू करेंगे उसका फर्स्ट क्लास इन्हीं का होगा। ओके, सो ये नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट में सिनेरियो था। नाउ कमिंग टू साउथ इंडिया, पोस्ट गुप्ता में, गुप्ता के बाद साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। फाइन, देखो साउथ इंडिया में लाइक कॉमनली पीपल विल से कि पल्लवा चालुक्य चलता था, और इफ यू रीड द बेसिक बुक्स, बट क्लैरिटी उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। और उसी चक्कर में यूपीसी, व्हाट यूपीसी इज डूइंग, दे आर आस्किंग अबाउट क्रोनोलॉजी, बिकॉज एवरी रूलर का नाम नॉर्मल एनसीईआरटीज में या फिर नॉर्मल तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स में लिखा नहीं है, सो यू कांट सॉल्व दोज आंसर क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट यू हैव टू स्टडी थोड़ा थोड़ा ऊपर का जो इंफॉर्मेशन है, थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए। अब डेक्कन में क्या चलता था, ठीक है, हम डेक्कन में पढ़ेंगे, ऐसे कैसे करेंगे हम, एक तो डेक्कन एरिया में क्या चल रहा था, फिर डीप साउथ में क्या चल रहा था, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एरिया वाइज। ओके, डेक्कन में क्या होता था, द डिक्लाइन वकत का मतलब क्या, डेक्कन में वकत ही थे। गुप्ता अगर नॉर्थ में थे तो थोड़ा बहुत डेक्कन और महाराष्ट्र के एरिया में वकत थे, दे वर कंटेम्पररी। तो जब डिक्लाइन हो गया इन वेस्टर्न डेक्कन, दे पेव्ड फॉर द राइज ऑफ कालाचुरी डायनेस्टी एंड द कादम्बाज। कालाचुरी, कादम्बाज ये सब 6th सेंचुरी एडी पे वकता के बाद आए, अराउंड वही कर्नाटका, मैसूर उस एरिया पे आए, ठीक है। कालाचुरीज ऑफ महिष्मती 520 to 620, तो 520 to 620 मतलब वही आफ्टर पोस्ट गुप्ता के बाद ही आए हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज, नाम याद करो, कालाचुरी के जगह ये भी डाल देंगे हायाज और द अर्ली कालाचुरीज, ठीक है। देयर कैपिटल वाज लोकेटेड माहिष्मती। सम इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वेर कृष्णराज, शंकरगणा, बुद्धराज, नो नीड टू रिमेंबर। द कालाचुरीज केप्ट इन चेक बाय द मैत्रकाज एंड द चालुक्यास। देखो मैत्रका भी अपने जगह पे रूल करते, चालुक्य भी। देखो कर्नाटका वाज नॉट रूल्ड बाय ए सिंगल डायनेस्टी और ए सिंगल आइडेंटिटी, डिफरेंट रूलर्स आर, बिकॉज कर्नाटका इज नॉट अ स्मॉल प्लेस, राइट। So the Kalachuris were kept in check by the Maitrikas and the Chalukyas. After being defeated twice by the Chalukyas, देखो Chalukyas भी वहां पर रूल कर रहे हैं, साइड में आंध्रा पे पल्लवा भी आ गए हैं, माहिष्मती में कालाचुरी भी आ गए हैं, सब साइड बाय साइड चल रहा है, ठीक है। After being defeated twice by Chalukyas, the Kalachuris were weakened, but they continued to survive. By 9th century AD, we come across several branches of Kalachuri, जैसे कि Kalachuris of Cheddi, त्रिपुरी एंड कल्याणी, अलग अलग जगह पे उनका 9th सेंचुरी एडी मतलब मेडिएवल पे उनका अलग अलग ब्रांचेस आ गया, ठीक है। द कालाचुरीज गेव रॉयल पैटर्न्स टू ब्राह्मणिकल रिलीजन, स्पेशली शैविज्म। और कालाचुरी डायनेस्टी से ही अगर 9th-10th सेंचुरी हम इसकी बात करें, कालाचुरी ऑफ छेदी डायनेस्टी, यहाँ पे एक वेरी फेमस सेंट आए। कैन एनीवन टेल मी द नेम? ही वाज वेरी फेमस। कैन एनीबॉडी टेल मी द नेम ऑफ दैट फेमस सेंट नेम? एनीवन? वासावन्ना, ठीक है, वो कालाचुरी डायनेस्टी से ही थे, ओके। और ये शैविज्म की ही बात करते हैं, राइट, लिंगायत जो है। सो द कालाचुरीज gave royal patronage to Brahmanical religion, especially Shaivism. Kalachuri ruler Durvasa was a famous Shaivite and established a monastery named Golkimat. Yogini cult practice was very prevalent, and there are 64 yoginis described as attendants or manifestations of Durga in her battle against demons Shumba and Nishumba. तो कालाचुरी डायनेस्टी के बारे में अगर हम डिटेल तो करेंगे, आगे हम डिटेलिंग करेंगे इनके बारे में जब हम द रियल कालाचुरी डायनेस्टी मिडिएवल में पढ़ेंगे। दीज वर अर्ली कालाचुरीज, ठीक है। तो माहिष्मती की बात हो रही है यहाँ पे, अर्ली ये बंद हो गया, फिर लेटर 9th सेंचुरी एडी में जब वो कालाचुरी आया तब हम पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है, जब हम बसावन्ना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जस्ट रिमेंबर दे वर वेरी योगिनी कल्ट प्रैक्टिस बहुत उनमें चलता था, जस्ट रिमेंबर, ठीक है। योगिनी कल्ट प्रैक्टिस के बारे में इस बार भी एक क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन आया है लेकिन आया है, ओके। कादम्बाज ऑफ बानवासी, जो कि कादम्बाज मैसूर एरिया में है।
This kingdom was founded by Mayur Sarman, very famous. He was an expert in guerrilla warfare and compelled the Pallavas of Kanchi, Pallava, जो पल्लवा डायनेस्टी उस साइड आंध्रा में पल्लवा भी चल रहा है. Pallavas of Kanchi to recognize his sovereignty. The Kadambas got divided into two lines, ruling from Vijayanti and Palasika, no need to remember as the capitals. The Kadambas, फिर उन्होंने कादम्बास को किसने ओवरथ्रो किया? चालुक्य ने ओवरथ्रो किया बाई 575 AD. ठीक है. फिर चालुक्य से बादामी. चालुक्य से देवा तो फर्स्ट चालुक्य. चालुक्य भी देखो, और एक चीज है, चालुक्यन एम्पायर 12th सेंचुरी तक चला, 11th-12th सेंचुरी तक. ये हम बादामी की बात कर रहे हैं. बीच में इन द मिडिल राष्ट्रकूटाज विल कम, देन अगेन द ईस्टर्न चालुक्याज विल कम. तो चालुक्य ओवरऑल चालुक्य एम्पायर भी काफी बड़ा है. वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली चालुक्यन एम्पायर नाउ. चालुक्यन एम्पायर वर अ पार्ट ऑफ एंशिएंट एंड दे आर अ मेजर पार्ट ऑफ मेडिएवल, अर्ली मेडिएवल. ठीक है. चालुक्यज of Badami 543 to 753 AD. The Chalukyas emerged as a sovereign power in 543 AD under Pulakeshin I. The dynasty came to occupy large parts of southern and central India during the early medieval period. ठीक है. तो Pulakeshin I, he converted the hill near Vatapi or Vadami in the Raichur Doab between Tungabhadra and Krishna. You have to remember Tungabhadra and Krishna. Raichur Doab जो है Tungabhadra और कृष्णा के बीच का एरिया है. Into a strong fortress, performed a horse sacrifice and launched his expansionist activities. Expansion पे बिलीव करते थे. ठीक है. ओके. He was succeeded by son कीर्तिवर्मन I. कीर्तिवर्मन I ने ही ओवरथ्रो किया था कादम्बाज ऑफ वनवासी और कादम्बाज ऑफ जो मैसूर में जो एरिया है. The end of his reign was marked by war of succession between his mother and nephew. फिर पुलाकेशिन II आए. पुलाकेशिन II में आपको एक दो चीज याद करनी है जो कि हमने लास्ट क्लास में भी ऑलरेडी कवर कर लिया. एहोल इंस्क्रिप्शन. ठीक है. एहोल इंस्क्रिप्शन बहुत इंफॉर्मेशन देता है पुलाकेशिन II के बारे में. ठीक है. और ये इट इज एम्बेडेड ऑन ए वॉल ऑफ ए जैन टेम्पल. रिमेंबर मेगुडी टेम्पल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में. मेगुडी टेम्पल वो एक जैन टेम्पल है, हिंदू टेम्पल. इट्स नॉट अ हिंदू टेम्पल. रिमेंबर, नॉट अ हिंदू टेम्पल. ओके. तो ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? मालप्रभा रिवर में है. मालप्रभा रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है. In the fertile Raichur Grove in the southern script. It was composed by poet Ravi Kriti in Sanskrit verse. Okay. It is a prasasti of Pulakeshin II, who is referred to as Satyashraya, the abode of truth. In verse 37, Ravi Kriti described himself as an equal to Kalidas and Rasa. Okay. संस्कृत में है और ये टर्म भी याद कर लेना. सत्यश्रय उनको रेफर किया गया था. ठीक है. According to the Eol inscription, Harsha was defeated. Harsha इसी टाइम हारे थे नर्मदा रिवर. इसीलिए नर्मदा के बियॉन्ड he was not able to extend his empire. Was defeated by Pulakeshin II, who acquired the title of Parameshwara. और परमेश्वरा इज अ तेलुगु वर्ड, साउथ में यूज करते हैं सुप्रीम लॉर्ड. आफ्टर डिफिटिंग ये जो टर्म है साकोलातारा पथेश्वरा. ओके. द लॉर्ड ऑफ एंटायर नॉर्थ. हर्षा उनको हराए थे. ठीक है. तो ये हर्षा का टाइटल था और ये परमेश्वरा पुलाकेशिन II का टाइटल था. सो दिस इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ पोएट्स स्पीकिंग हाईली ऑफ ए राइवल इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई देयर पैट्रन्स अचीवमेंट्स. ये उसी टाइम पे पोएट्स का काम था. दे वर ग्लोरीफाइंग द अचीवमेंट्स. पुलाकेशिन II ऑल्सो डिफिटेड द विष्णु कुंदिन्स ऑफ आंध्रा. ये भी एक छोटा सा एम्पायर था, विष्णु कुंदिन्स ऑफ आंध्रा डेल्टा में. इन लेटर and later in 621 AD sent his younger brother कुब्जा विष्णुवर्धन to take over the defeated territory. ठीक है. फिर 631 AD पे विष्णुवर्धन was allowed to form his own kingdom. Thus began the line of चालुक्य. अब ये चालुक्य किसका चल रहा है? वातापी बादामी का चल रहा है. नाउ चालुक्य से वेंगी शुरू हो गया और इनको बोलते हैं ईस्टर्न चालुक्यास. तो पहले उनका आया बादामी का, फिर चालुक्य से वेंगी ईस्टर्न आया. उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद राष्ट्रकूटाज आएंगे. राष्ट्रकूटाज के बाद कौन आएगा? उनके बाद ही वेस्टर्न चालुक्य आएंगे. एंड में दे विल कम एट द एंड. बीच में चोला भी आए हैं, उनके बीच में फाइट होता रहता है, बट ओवरऑल अगर चालुक्य की बात करें तो एंड में वेस्टर्न चालुक्य आए हैं. राष्ट्रकूटाज बीच में आया था. जस्ट रिमेंबर, क्रोनोलॉजी में काम आ जाएगा. प्रॉब्लम होती है ईस्टर्न वेस्टर्न में, इश्यू आ जाती है. ओके.
तो ईस्टर्न चालुक्याज आ गए टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द चालुक्याज ऑफ बादामी और द वेस्टर्न चालुक्याज। बाद में भी वेस्टर्न चालुक्याज, रिमेंबर वेस्टर्न चालुक्याज अभी भी हारे हैं, उसके बाद भी राष्ट्रकूटों के बाद भी अगेन वेस्टर्न चालुक्याज आएंगे, रिमेंबर जस्ट, ठीक है। 11-12 तक ये चला है चालुक्य। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। who ruled in the region for more than 500 years. With the decline of Vishnu Kundins, the Chalukyas became the neighbors of the Pallavas in the south. साइड में पल्लवाज भी चल रहे थे। He also defeated Pallava king. पल्लवा के महेंद्र वर्णम के साथ भी उनका फाइट होता था। Occupied northern part of Pallava kingdom, but the next Pallava king Narasimha Varnam attacked in retaliation, captured Badami, defeated and killed Pulakeshin too. Okay. देखो कौन किसको मारा था वो जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एटलीस्ट यूपीएससी के लिए, ठीक है। आपको ओवरऑल एक डिटेल चाहिए और खास करके जो सोसाइटी में चल रहा था आर्ट एंड कल्चर और कोई एक इंस्क्रिप्शन, ठीक है, रिलीजन पॉलिटी इकोनॉमी वो सब चाहिए। ओके, नाउ कम टू विक्रमादित्य वन। ये पुलकेशिन टू के संत है। ही ड्रोव आउट द पल्लवास एंड रिपीटेडली रेडेड द पल्लवा टेरिटरी। तो यहाँ से पता चलता है कि चालुक्य और पल्लवा में कभी कुछ खास अच्छा रिलेशन नहीं था। In this task, he was greatly helped by his younger brother Jayasimhavarman. Vikramaditya rewarded his brother by giving away some portion of Gujarat to him, leading to the emergence of Chalukyas of Lata, remember, or South Gujarat. He took the title of Rana Rasik, remember the name. ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, फिर विक्रमादित्य टू। यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ही सेड टू हैव लूटेड द कांची 3 times, ठीक है। इस क्वीन लोकमहादयी, वेरी फेमस, करंट अफेयर में भी बहुत बार आया है। लोकमहादयी कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विरूपाक्ष टेम्पल, पत्तदकल। विरूपाक्ष टेम्पल इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेसारा आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। विरूपाक्ष पत्तदकल टू कमेमोरेट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कांची बाय हर हस्बैंड, ठीक है। बाय 750 AD द चालुक्याज एट बादामी बिगन टू बी रिप्लेस्ड बाय राष्ट्रकूट। जैसे कि मैंने बोला राष्ट्रकूट ने उनको रिप्लेस किया when the last Chalukyan king Kirtivarman II was overthrown by the Rashtrakutan king Dantidurga. Dantidurga was the founder of Rashtrakuta, ठीक है। The polity of Deccan during 753 to 975 was marked by the rise of Rashtrakutas. तब यहाँ तक राष्ट्रकूटास बहुत रूल करते थे। उसके बाद चोलाज आएंगे। अब चोलाज आ गए थे लेकिन एक ओवरऑल अगर देखा थी तो राष्ट्रकूटास काफी रूल किए थे। In the Deccan, the king remained the head of the administrative setup. He was assisted by Yuvaraja and other ministers. From 8th century AD, there developed a tradition of dividing kingdoms into a hierarchy of multiples of 10 or 12 villages. फिर आहिस्ता आहिस्ता 8th century के बाद डिवीजन हुआ किंगडम्स को, मतलब मल्टीपल्स ऑफ 12 और 10 to 12 हायरकी विलेजेस में उसको डिवाइड किया गया। लोकल नोटेबल्स कॉल्ड महाजनस took part in local administration. The leader of the Mahajanas was called Gamunda, the headman, ठीक है। तो ये डेक्कन का पार्ट था 8th century तक, that is post गुप्ता तक। Now coming to deep south, ठीक है। तो डीप साउथ में क्या हुआ था? द संगम पीरियड इन साउथ इंडिया। देखो अभी हम संगम से शुरू कर, संगम हम कब शुरू किया था? संगम अराउंड 200 BC से शुरू हो गया था, 200-300 तक। खत्म कब हुआ? अराउंड वही 200-300 AD में खत्म हुआ, ठीक है। साउथ में चोलास, चेराज एंड पांड्या, यहाँ पे इट एंडेड, द संगम एंडेड, ठीक है। फिर उसके बाद जो टाइम था 300 से 600, ठीक है, जब नॉर्थ में गुप्ता चल रहा था, मोस्टली गुप्ता चल रहा था, मतलब थोड़ा बहुत पोस्ट मौर्यन का एंड एंड गुप्ता का जो चल रहा था, उस टाइम पे वो पीरियड कौन रूल करता था साउथ में? दिस पीरियड, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने बात किया था कि द गुप्ता वाज नॉट एबल टू एंटर इनटू द साउथ इंडिया। दे हैड गुड रिलेशंस बट पूरा का पूरा एनेक्स नहीं कर पाए, टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं कर पाए जैसे वो नॉर्थ इंडिया को किए थे। मैं डीप साउथ की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डीप साउथ, नॉट टॉकिंग अबाउट डेक्कन। डेक्कन था, डीप साउथ की बात कर रहा हूं। तो दिस पीरियड वाज डोमिनेटेड बाय कालाब्राज, ठीक है, एंड इट इज दस ऑफन टर्म्ड एज द कालाब्रा इंटररेग्नम, ठीक है। पता चल गया? क्लैरिटी मिल रही है अभी? देखो अगर आप रिवाइज करोगे तभी जाके क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट टाइमर लोगों के लिए ये बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, अगर फर्स्ट टाइमर पढ़ रहे हो तो अभी पहले जाओ, पुराने पीडीएफ्स पढ़ो या पुराने बुक्स पढ़ो, फिर यहाँ पे अब आ सकते हो, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ द कालाब्राज रिमेन अनसर्टन। According to some scholars, the Calabras were non-agricultural hill tribes who caused great havoc among settled agricultural population. They put an end to Cholas, Cheras, Pandya. संगम में जहाँ पे एंड हुआ, इन्होंने ही एंड किया था इन तीनों को, Calabras. However, according to R.S. Sharma, the Calabra revolt was a peasant revolt directed against the landed Brahmanas. R.S. शर्मा ये बोलता है कि ये एक पीजेंट रिवोल्ट था जो कि कालाब्रज लोग ने फाइट किया संगम किंगडम्स के खिलाफ. इट वाज ए पीजेंट रिवोल्ट, ठीक है. द पीरियड नाउ द पीरियड ऑफ 300 to 600 एडी, ठीक है. 300 से कालाब्रा आ गए. नॉर्थ इंडिया में सब कुछ चल रहा था. अब 600 तक, मतलब गुप्ता एरा तक, ऊपर अगर गुप्ता चला तब तक क्या चल रहा था. 300 to 600 is also the period that witnessed the rise of 3 early Pallavas, but they were kept in check by the Calabras. Calabras तब तक भी उनको चेक कर रहे थे. It was only about 600 AD that Calabras was finally quelled by the joint efforts of कौन? पल्लवास, पांड्याज और चालुक्य और बादामी सब आ गए थे. पांड्या तो चल रहा था, छोटे मोटे लेवल पे चल रहा था, लेकिन आफ्टर 600 ओनली कालाब्रस का खत्म हुआ. इन एडिशन टू दिस डायनेस्टीज द वेस्टर्न गंगा भी आ गए थे कर्नाटका का. वो लोग भी आ गए थे साउथ कर्नाटका में. चेरा पेरुमल्स कंटिन्यू टू होल्ड स्वे ऑन द केरला कोस्ट में उनका थोड़ा बहुत चल रहा था. दो ऑलमोस्ट ऑल मेजर डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया क्लेम मिलिटरी सक्सेसेस इन दिस एरिया. तो ये सब कहीं ना कहीं मिलकर कालाब्रस को बंद किए, ठीक है. ओके. मैसूर 5th century, साउथ कर्नाटका, गंगाज ऑफ मैसूर. देयर ऑल्सो द वेस्टर्न गंगाज, जो वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी की बात करें. ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आपका उड़ीसा में हम पढ़ेंगे जब हम वहां पे पहुंचेंगे, ठीक है. वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी इस साइड में है. टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द ईस्टर्न गंगाज ऑफ कलिंगा, दैट इज उड़ीसा. देयर अर्लीस्ट कैपिटल वाज लोकेटेड एट कोलार एंड द गोल्ड फ्रॉम कोलार माइंस मे हैव हेल्प्ड इन द राइज ऑफ डायनेस्टी, ठीक है. तो यहां से भी कोलार माइंस हमेशा न्यूज में रहता है. तो कहीं ना कहीं उनका कोलार जो गोल्ड मिला है वहां पे, कहीं ना कहीं वो मे बी इट may have helped in the rise of this dynasty, ठीक है. The Gangas usually allied with the Chalukyas to harass the Pallavas from their mountain fortress of Nandidurg, ठीक है. तो वो चालुक्य के साथ मिल गए थे पल्लवा के खिलाफ, against the Pallavas. The Gangas ruled over South Karnataka for over 600 years, and as a result the region came to be called as Gangavadi. Remember, now it is a very much potential question. प्रीलिम्स, गंगावाडी कौन सा एरिया है? 80% पीपल विल गो विथ नॉर्थ गंगा प्लेन, ठीक है. समुद्रगुप्ता के साथ मिक्स करेंगे, बहुत कुछ मिक्स करने के लिए, पल्लवा के साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक है. डिसेंट ऑफ द गैंगेस करके बहुत सारे मिक्स करेंगे, बट इट इज नथिंग. इट इज रिलेटेड टू द ईस्ट वेस्टर्न गंगा डायनेस्टीज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. विच इज एन आइसोलेटेड टेरिटरी सराउंडेड बाय माउंटेन. दे मेड लैंड ग्रांट्स लार्जली टू जैन, जैसे कि मैंने बोला था जेन्स को काफी उन्होंने सपोर्ट किया था. तो ये मैसूर में चल रहा है, ये बंद हो जाएगा. बट अराउंड 10th century एडी पे फिर से द वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी आएंगे, ठीक है. जो श्रावण बेलागोला स्टैचू है उनके अंदर में हुआ है, ठीक है. ये इनिशियल बात हो रही है 5th century एडी पे. ओके. तो यहाँ पे गंगावाडी एक इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. ओके. फॉलो नाउ पल्लवाज ऑफ कांची. इनका आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है. पल्लवा, ये पल्लवा डायनेस्टी के बारे में है. द टर्म पल्लवा मीन्स अ यंग ट्विग और ए क्रीपर एंड इज अ संस्कृत वर्जन ऑफ द तमिल वर्ड टोंडाई. द पल्लवाज आर लोकेटेड इन टोंडाई नाडु, लिटरली द लैंड ऑफ क्रीपर्स, ओके. और द टोंडाई मंडलम, which is the northernmost part of the present day Tamil Nadu, between the North Pennar and Vellar river. Remember the river name, Pennar river very famous, Vellar river very famous, ठीक है. They set up their capital at Kanchi, जो कि आज के डेट में मॉडर्न डे कांचीपुरम है. ओके. नाउ कमिंग टू रूलर नेम. सिम्हावंशु एंडेड द कलाब्रा, और इन्होंने ही कलाब्रा, जो कलाब्रा एरा चल रहा था, तो कलाब्रा इंटररेगन चल रहा था उसी टाइम पे 300 से लेकर 600 तक आफ्टर द संगम.
उनको एंड किया एंड इनॉग्रेटेड द रूल ऑफ इंपेरियल पल्लवास as distinguished from the early पल्लवास, बिकॉज अर्ली पल्लवास भी थोड़े टाइम के लिए थे, गुप्ता के टाइम पे छोटे मोटे थे, बट जो मेन पल्लवा है हम उसको इंपेरियल पल्लवा ही बोलते हैं, ठीक है। जो कि महेंद्र वर्णम, नरसिंह वर्णम जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, याद रखना हियर देर इज ए कैच। अगर क्वेश्चन दे वांट टू मेक अ वेरी tricky question, they can put the early Pallavas were started the Dravidian temple architecture or Dravidian style. It will be wrong statement. They were the imperial Pallavas who started the Dravidian style. Remember, okay? यही से ही मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे, अगर आप डिटेलिंग पता नहीं होता है तो आंसर गलत हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और यहीं पे द यूपीसी क्वेश्चन मेकर टारगेट करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना पता है। हिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी जिसको बोलते हैं। He took the birudas, that is royal titles of Avani Simha and Simha Vishnu Pottaranem. The famous Sanskrit poet Bharvi visited the Pallava court during very famous Bharvi, इन्होंने क्या लिखा है हम आगे पढ़ेंगे। He was succeeded by son Mahendravarnam I. Okay. अब सिम्हा वंशु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन Mahendravarnam I is important, ठीक है। He is credited with many accomplishments. Under him he became a major political force. वो पहले he was initially जैन थे, फिर वो शैविज्म में कन्वर्ट हुए बाय नायनर सेंट पार, ठीक है। और पल्लवा के टाइम पे रिमेंबर, ये जो साउथ इंडिया भक्ति मूवमेंट है ना, ये शुरू हुआ था। भक्ति मूवमेंट साउथ इंडिया से तो शुरू हुआ है, इसी टाइम से शुरू है, बहुत ही इनिशियल टाइम है, आगे भी चला बट इट वॉज वेरी इनिशियल टाइम, बट यहीं से ही शुरू हुआ है, जस्ट रिमेंबर, ठीक है। बाय नायनर सेंट अपार, ऑल्सो नोन एज तिरुनावुक्करासु, and we were told that the conversion ended patronage to Jainism in Tamil Nadu। और इसे बोलता है कि यहीं से जब से वो चेंज हो गए, he was converted to Shaivism and that was the effect of Bhakti movement, तो पैट्रनेज भी बंद हो गया जैनिज्म को। he is known for his temple building activity, यहीं से शुरू हुआ टेम्पल बिल्डिंग, द्रविडियन का जेनेसिस यहीं से शुरू हुआ। सो इट इज इंपेरियल, ओके, Imperial Pallavas, not the early Pallavas. Don't get confused with early Pallavas. It is Imperial Pallavas. He was the author of following text, very famous Matta Vilasa Prahasan, ठीक है, The Delight of the Drunkards नाम है इसका, a satirical play on in Sanskrit. It throws light on the situation of different religions in the kingdom, ठीक है। Bhoga Vadajuka, another one, remember two names. He took the titles of Matta Vilas, addicted to pleasures, Gunabhadras, virtuous, Vichitra Chitta, that is curious minded. He was a painter also, ठीक है। Chitrakarapuli, tiger among the painters. Another one is Lalitankura, that is charming offspring, and Chattakari, temple builder. ये सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। His reign saw the beginning of conflict between the Pallava और चालुक्य के बाद में यही सही शुरू हो गया कॉन्फ्लिक्ट, ओके, जो कॉन्फ्लिक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। He was defeated by the Chalukyan king Pulakeshin II, जो कि नर्मदा रिवर पे हुआ था, आफ्टर which he signed a peace treaty and gave northern territories of his kingdom to Chalukyas, जितना भी northern territories है सब दे दिए। He was succeeded by some Narasimhavarman I, ओके। फिर नरसिंहवर्णम I को बोला जाता है महामल्ला, ओके। थोड़ा यहाँ पे आप क्रोनोलॉजी देख सकते हो, मतलब किसके बाद कौन आया, बिकॉज पूछ सकते हो वैसे, यू नेवर नो, दे कैन आस्क। नरसिंहवर्णम I इज महामल्ला, तो ये भी काफी ग्रेटेस्ट, ही इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पल्लवा रूलर। तो ही अवेंज्ड पल्लव, इन्होंने ही पुलाकेशिन II को मारा है, रिवेंज लिया एंड डिस्ट्रॉय द चालुक्यन कैपिटल बादामी, ठीक है। तो इसीलिए देखो चालुक्यन कैपिटल बादामी टूट गया, फिर उसके बाद दूसरा चालुक्यन आ गए, ठीक है। सो आप कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। इन हिज स्ट्रगल विद द चालुक्यास ही हैड ऑन हिज साइड श्रीलंकन प्रिंस मनवाला, तो श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छा था, हु हैड बीन exiled and had been seeking refuge in the Pallava court. Later Narasimhavarman helped Manavarma to gain his throne at Anuradhapura, जो कि श्रीलंका में है, by sending 2 naval expeditions। तो बाहर श्रीलंका तक भी इनका रिलेशन अच्छा था। He took titles of Mamala, that is great warrior or wrestler, and Vatapi Konda, that is conqueror of Vatapi और बादामी, जो कि चालुक्य का कैपिटल था।
He built a new port city, Mamalapuram. Today's Mahabalipuram, जो कि 65 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, along with its 5 temples of Ratha, जो कि राथा टेम्पल्स है. ओके, ये सब नरसिम्हवर्णम स्टाइल है. ठीक है, सेकंड स्टाइल आगे पढ़ेंगे. सेकंड स्टाइल नरसिम्हवर्णम स्टाइल में राथा टेम्पल्स. आपको याद करना पड़ेगा कि ये रॉक कट टेम्पल्स, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स और फाइनली राजसीमा स्टाइल, तीनों में एग्जाम्पल्स क्या क्या है. ओके, मैंने आगे पीडीएफ में मेंशन किया है. इट वॉज ड्यूरिंग हिज reign दैट फेमस चाइनीज ट्रैवलर जुआनजैंग विजिटेड कांचीपुरम. तो जुआनजैंग कांचीपुरम भी गए थे नरसिम्हवर्णम वन महामल्ला के टाइम पे. ओके, और मामल्लापुरम में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट का भी मीटिंग हुआ था बिफोर पैंडेमिक, इफ यू रिमेंबर, मामल्लापुरम में. महेंद्रवर्णम 2, ही वाज डिफीटेड एंड किल्ड बाय चालुक्यन किंग विक्रमादित्य वन विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न गंगास. वेस्टर्न गंगास ने चालुक्य के साथ मिलकर, जैसे कि हमने वेस्टर्न गंगा में पढ़ा, उन्होंने हेल्प लिया था चालुक्य का पल्लवा को रोकने के लिए. परमेश्वरम 1, इन्होंने भी वही हुआ था, कुछ ज़्यादा खास नहीं है. नरसिम्हवर्णम 2, राजसीमा. यहाँ से हो गया तीसरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल बिल्डिंग, दैट इज राजसीमा स्टाइल. ही वॉज पीसफुल एज द कॉन्स्टेंट बैटल्स केम टू हॉल्ट. उन्होंने राजसीमा स्टाइल, उन्होंने एक टाइटल लिया था शंकर भट्ट का. तो यहाँ पे एक चीज आपको याद करना है, राजसीमा स्टाइल का ऑफ टेम्पल बिल्डिंग, जो कि थर्ड स्टाइल है पल्लवा का, आगे पढ़ेंगे. उनका दो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है. एक है कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में, एक है शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम में. वन मोर इज शिवा टेम्पल एट पेनामले, बट मोर इंपॉर्टेंट इज कैलाशनाथ टेम्पल एंड शोर टेम्पल. ये राजसीमा स्टाइल ऑफ है. ठीक है, वेरी रिफाइंड. द थर्ड पार्ट, वैसे फोर्थ पार्ट भी है, हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली बुक्स में 3 पार्ट्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे 4 पार्ट भी, और एक पार्ट भी है. जब हम आर्ट एंड कल्चर करेंगे तब मैं बताऊंगा. He sent embassies to China. His court was attended by Dandin. ठीक है, very famous, the famous writer and Sanskrit grammarian. फिर परमेश्वरम 2 आया, कुछ खास इसका नहीं है. फिर नंदीवर्णम 2, दैट इज द पल्लवा मल्ला. यहाँ पे आपको बस एक चीज याद करनी है. He belonged to the collateral branch of the Pallava, that is the Kadavas, and they started the period of later Pallavas. तो इन्होंने लेटर, जो एंड में लेटर पल्लवास ऑफ द काडावा लाइन उन्होंने स्टार्ट किया. तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक में आपको एक चीज याद करनी है. ही इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ मुक्तेश्वर टेम्पल. और ये जो मुक्तेश्वर, इट इज द लार्जेस्ट पल्लवा टेम्पल. यू मे गेट कंफ्यूज्ड विद कैलाशनाथ, यू मे गेट कंफ्यूज्ड विद शोर टेम्पल. नो, द लार्जेस्ट पल्लवा टेम्पल इज मुक्तेश्वर टेम्पल. ठीक है, तो इन्होंने नंदीवर्णम 2 ने और एक भी किया था, दैट इज द वैकुंठ पेरुमाल टेम्पल एट कांची. इट इज ऑल्सो वेरी फेमस. इनका डिटेलिंग विल बी डन इन अ सेपरेट आर्ट एंड कल्चर क्लास, बट एटलीस्ट फ्रॉम हियर यू कैन नो द एग्जाम्पल्स. ओके, बिकॉज आजकल डिटेलिंग्स नहीं आ रहे हैं. ये वेरी मतलब इजी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं. इट मे लुक डिफिकल्ट बट फॉर्मेट इज इजी. ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द ग्रेट अलवार साइंट तिरुमला, क्योंकि भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया था, अलवार नया नया शुरू हो गया था. नंदीवर्णम 2 was succeeded by Dantivarnam, Nandivarnam 3, Nruptatunga and Aparijita. Now this is very important because this is the fourth style, that is the Aparijita style. Aparijita, the last known imperial Pallava king, was defeated by Aditya Chola. फिर फाइनली इनको चोला ने हराया. ठीक है, and the Pallavas became the feudatories of Cholas. तो फोर्थ स्टाइल इज द Aparijita. और भी थोड़ा रिफाइंड होके आया. तो फाइनली चोला ने इनको कवर किया, एंड चोलास में zenith reach, the architecture reached zenith, that is the Dravidian architecture climax. Okay. तो इस स्टाइल का नाम याद कर लेना, अपरिजिता स्टाइल. इट्स अ पार्ट ऑफ पल्लवा. नाउ कमिंग टू अदर फीचर्स ऑफ पल्लवा किंगडम. कुछ खास नहीं है. सभा महासभा ये सब थे. इट वॉज बेसिक विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ओनली ऑफ ब्राह्मण. उन्होंने ब्राह्मण रिलीजन को काफ़ी प्रमोट किया. तो इट वॉज दस जनरली फाउंड इन ब्रह्मदेया विलेजेस. ड्यूरिंग द लेटर पल्लवा पीरियड द सभा डेवलप द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस थ्रू इलेक्टेड कमिटीज, दैट इज एरीवरियम्स. रिमेंबर द नेम एरीवरियम्स. एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है थ्रू इलेक्टेड कमिटीज विच बिकेम अ हॉलमार्क ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन ब्राह्मण सेटलमेंट्स इन साउथ इंडिया. एरीवरियम्स.
Ur very famous. The Sabha worked closely with Ur, that is a gathering of leaders of area collected by non-Brahmin cultivator. जो non-Brahmin cultivator थे उनका एक ग्रुप था. So Ur was a non-Brahmanical village assembly. Cheri, beyond the Ur was the Cheri, the habitat of those regarded as outside the pale of caste. Nagaram, it was largely a collective of traders. तो यहाँ पे आपको सभा और महासभा और उर के बारे में जानना है. तो ये बेसिकली ब्राह्मण का है, ये नॉन ब्राह्मण का है. यहाँ पे एक टर्म है एरिवरियम्स. ओके, तो एरिवरियम्स रिलेटेड टू महासभा और सभा, नॉट उर. इकोनॉमी क्या था? इकोनॉमी काफी प्रॉस्परस था. एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश्ड, बहुत ही अच्छा था. द रूलर्स बिल्ट मेनी इरिगेशन टैंक्स, इरिगेशन अच्छा था. एंड सम ऑफ देम हैव सर्वाइव्ड टिल डेट. महाबलीपुरम एंड नागपट्टनम वर द फेमस कोस्टल पोर्ट्स और पल्लवा पोर्ट्स. रिमेंबर, Mahabalipuram and Nagapattinam. There are different kinds of traders, vanigars, such as Paravas, those engaged in foreign trade, and Nagarathas. इतना important नहीं है. रिलीजन का क्या था? रिलीजन ब्राह्मण को ज्यादा दिया गया. तो रिलीजन का अगर आएगा पल्लवा के बारे में रिलीजन, तो आप आराम से लिख सकते हो. टेम्पल के बारे में लिख सकते हो, आप ब्राह्मणिज्म के बारे में लिख सकते हो, भक्ति के बारे में लिख सकते हो. 150 वर्ड्स में वेरी इजीली यू कैन राइट. फ्रॉम हियर स्टार्ट्स द GS1 स्टफ. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट GS1 का अगर स्पेसिफिक में बताऊं तो यहीं से कंटेंट आता है. बुद्धिज्म वॉज अ थ्राइविंग कंडीशन at Kanchi. 100 Sangharamas, that is monasteries, 10,000 priests engaged in the study of Mahayan Buddhism. तो आप रिलीजन के बारे में लिखोगे, you have to mention of Mahayan Buddhism. ठीक है. However, Pallava rulers gave patronage largely to Brahmanical faith. Buddhism was also there, but largely, you have to use the word largely to Brahmanical faith. And this is visible in their land grant charters, mostly recorded in Sanskrit on copper plates. Art and architecture. Second point, तो ये हो गया 1 point. राइज ऑफ भक्ति. यहाँ पे आप अलवर, नैनर सबके बारे में एक लाइन एक्स्ट्रा लिखोगे. द राइज ऑफ भक्ति ड्यूरिंग पल्लवा फर्दर पॉपुलराइज द ब्राह्मणिकल रिलीजन. द पल्लवा रूलर स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन. ये भी एक रिलीजन का ही पार्ट है साउथ इंडिया में. एग्जाम्पल दे दोगे, 1-2 लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे. दे ऑल्सो मेड लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल्स विच एमर्ज्ड एज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सेंटर्स. लैंड ग्रांट दिया गया तो वहाँ पे इकोनॉमी बढ़ा, फ्लॉरिश किया. And gradually grew into temple cities. They were also granted compulsory contribution of food grains from a group of villagers called Magamalai. तो वहां पे एक ग्रुप ऑफ विलेज को कंपल्सरी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. यू हैव टू कंट्रीब्यूट. इट्स अ वेरी बिग थिंग. ठीक है. Magamalai. Wealthy temples had skilled dancers in their service, a system which was later evolved to Devdasi system. यही सिस्टम चोला, जब बाद में इसके बाद पल्लवा के बाद जब चोला आएगा तो चोला में देवदासी सिस्टम वाज वेरी फेमस. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये क्वेश्चन आ रखा है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अटैच्ड टू टेम्पल्स. टेम्पल्स के साइड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आने लगे. दे आर कॉल्ड घाटिकास और मठस. मठ बोलते हैं ना हम, और उसको एंशिएंट टाइम में घाटिकास बोलते हैं. मठ भी बोला जाता था. फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर, ये तो अलग से हम करेंगे. द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द पल्लवास वाज संस्कृत. रिमेंबर, इट वाज संस्कृत. Kanchi emerged as an important center of Sanskrit learning. However, both Sanskrit Tamil literature flourished during their times. Tamil literature भी था, बाद में चोलास में it increased, right? Tamil literature. And much of the Bhakti literature in Tamil was composed during the Pallavas. For details, we can refer to the culture capsule, जो कि बाद में करेंगे. फिर पांड्याज ऑफ, ये हो गया पल्लवास का. फिर पांड्याज ऑफ मदुरई. मदुरई में एक पर्टिकुलर पांड्या जो, और पांड्याज वर वही उसी रीजन पर रूल करते थे, राइट? तो वो भी थे. लाइक द पल्लवा रूल, द पांड्या रूल कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू सेक्शंस, नेमली द अर्ली पांड्यास, द फर्स्ट पांड्यन एम्पायर एंड द सेकंड पांड्यन एम्पायर. तो पांड्यास एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द साउदर्न मोस्ट एरियाज. तो ये थोड़ा और साउथ जा रहा है, मतलब तमिलनाडु का और साउथ में जा रहे हैं. फ्रॉम द कैपिटल एट मदुरई. Vaigai river basin formed the heartland of the kingdom. River Kaveri became the border between the Pandyas and Pallavas. Remember, वाईगाई बेसिन में ये रूल करते थे, लेकिन जो कावेरी रिवर है, it was the border between the Pandyas and the Pallavas. The Pandyas continuously tried to expand their sway northward over Kaveri Delta and eastward over the Chera country. Chera मतलब वो expand करना चाहते थे. They also launched predatory raids into Ceylon, Sri Lanka during the time of Senawan, that is श्रीलंका का एक रूलर थे. पांड्यास के बारे में इतना इंफॉर्मेशन नहीं है और क्वेश्चन भी उतना नहीं आता है, एक्सेप्ट दिस रिवर एंड स्टफ, और आ सकता है आपका क्रोनोलॉजी. ओके फाइन.
तो कुछ रूलर का नाम बस हम ऐसे ही देख लेंगे, जरूरी नहीं है। कडुंगोन, मारावर्मन, कोच्चादय्यर, ये सब इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था चालुक्य के साथ, सब आसपास, बिकॉज टाइम पीरियड सेम है कहीं ना कहीं। ओके जैसे कि ब्रेकर ऑफ द पल्लवस, पल्लवस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कावेरी वॉज द बॉर्डर। तो पांड्यन किंगडम पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं सेम था। किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स, मंडलम्स वर डिवाइडेड इनटू नाडूज, नाडू वाज फॉर्म्ड ऑफ सेवरल विलेजेस, विलेज वाज लुक्ड आफ्टर बाय वरियम्स और कमिटीज, वरियम्स सेम थिंग। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज सभा, ठीक है। इकोनॉमी, दोज एंगेज इन फार्मिंग वेर कॉल्ड भूमिपुत्र, रिमेंबर द टर्म। ये हो गया एग्जाम। और पांड्यास जैसे की बात हमने पहले भी, संगम टाइम पे भी पांड्यास में पर्ल्स, इट वाज फेमस फॉर पर्ल्स, सेम थिंग रहे, नोन फॉर पर्ल फिशरीज। देयर प्राइमरी आइटम ऑफ एक्सपोर्ट वाज पर्ल्स, और हॉर्सेस इंपोर्ट करते थे। एवरीथिंग, जब भी हम हॉर्सेस की बात करेंगे, इंपोर्ट ही होता था। हर एरा पे हमने देखा है कि हॉर्सेस इंपोर्ट होते थे और पर्ल्स वो लोग एक्सपोर्ट करते थे। Society was a caste and class divided society. It was patriarchal. सत्य सिस्टम was called टिप्पा दयाल। उसका टर्म याद करना, सत्य सिस्टम को वहां पे टिप्पा दयाल बोलते हैं। रिलीजन क्या था? ड्यूरिंग द कालाभ्रा इंटररेग्नम जैनिज्म और बुद्धिज्म प्रोमिनेंस में थे, ठीक है। बट नाउ द स्प्रेड ऑफ भक्ति आ चुका है। कालरा, ये कौन से टाइम का? ये आफ्टर 300 AD टिल 600 AD, ठीक है। तो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म तब तो ठीक है, बुद्धिज्म भी था, जैनिज्म भी चल रहा था, लेकिन अभी भक्ति आ चुका है। तो शैविज्म एंड वैष्णविज्म रीसर्फेस्ड नाउ, एंड व्हेन जुएनजांग विजिटेड पांड्यन किंगडम, ही आल्सो विजिटेड, ही फाउंड बुद्धिज्म टू बी ए डिक्लाइनिंग कंडीशन। बुद्धिज्म ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहा था। ठीक है, आर्किटेक्चर हम बाद में करेंगे। ओके, सो ऐसे ही इनका फीचर्स था पांड्यन किंगडम का। In this way, during 4th 9th century in South India, political discontinuity was the norm. काफी कोई continuity नहीं है, despite some energetic efforts from a number of kings. The major river valleys in South India are separated from each other by rugged mountains, vast stretches of forest, encouraging political fragmentation and allowing small states to survive in isolated pockets. Broken geography of South India also made it more difficult for any one regional kingdom to extend its sway over the other. क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं है, ब्रोकन ज्योग्राफी है, तो एक पर्टिकुलर किंगडम बड़ा नहीं हो पाया, राइट। और साउथ इंडियन पावर्स में ये सब के सब आपस में लड़ते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन साउथ इंडिया में, जो कि ऑलरेडी हुई है, ऑलरेडी स्टडीड उसी रीजन पे। चालुक्यास, पल्लवास, पांड्यास, ये सब अपने अपने एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट वो चल रहा था। ओके, ये कुछ टर्म्स है, देख लेना थोड़ा पॉज करके, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार। देवदना वी हैव ऑलरेडी, लैंड ग्रांट है, टेम्पल के नाम पे होता है, इट इज ओनली इंपोर्टेंट, और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। भोगपति, बृहद बोधि, भोजिका, भोक्ता, भोग, ये इंपोर्टेंट हो सकता है, और कुछ इंपोर्टेंट यहाँ से लग नहीं रहा है मुझे। सो द ट्रांजिशन टू अर्ली मेडिवल पीरियड, नाउ फ्रॉम हियर स्टार्ट्स आवर GS1, मतलब जो पहले भी शुरू हो चुका है, लेकिन GS1 का जो कंटेंट है आपको यहाँ से मिलेगा। ट्रांजिशन फ्रॉम अर्ली मेडिवल इंडिया, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ओके, तो क्या क्या चेंजेस हुआ, ठीक है, 6 to 8 सेंचुरीज में क्या क्या चेंजेस हुआ, बिकॉज आजकल क्वेश्चंस टाइम लिमिट के हिसाब से आता है। 300 to 600 में क्या हुआ था, चेंजेस क्या हुआ था, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। स्टेट एग्जाम्स का मेंस भी हो या फिर यूपीएससी का, सब सेम एक ही तरीके का आता है, ठीक है। ओके, पॉलिटी में क्या हुआ था, जाहिर सी बात है डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। 2 लाइन आपको लिखना है, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, व्हिच ऑलरेडी स्टार्टेड इन गुप्ता, कंटिन्यूड, बात खत्म। ऐसे ही याद करना है आपको। इट एमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस टाइम, पहले भी था, मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ समंता सिस्टम। टर्म याद कर लेना, समंता सिस्टम। ऑथोरिटी इन द न्यू सेटअप वाज शेयर्ड बाय द किंग विद द रूलर्स ऑफ वेरियस काइंड सच एज समंतास, जो कि सेमी इंडिपेंडेंट लोकल चीफ्स है, उनके साथ शेयर हुआ पावर, दैट इज द समंता सिस्टम। महासमंता, मंडलेश्वरास, मंडलिकास, राउत, रत्नाकास, जस्ट रिमेंबर द नेम। डिसेंट्रलाइजेशन,
Further, the king's official began to be frequently paid in terms of revenue or villages. These land beneficiaries tended to act as samantas. तो land beneficiary आहिस्ता आहिस्ता समानता होने लगे, and that samanta system कहीं ना कहीं king का power को और weak कर दिया. तो that's why decentralization. You have to write it only one line. आप ये सब नहीं लिख सकते, वर्ड लिमिट नहीं है, 150 वर्ड पे आपको वेरी मतलब माइन्यूटली लिखना पड़ेगा. समानता सिस्टम के बारे में भी एग्जांपल दोगे, गुप्ता में भी दोगे, कंटिन्यूएशन लिखोगे, बात खत्म. फ्रैगमेंटेशन ऑफ किंगली पावर्स, ऑब्वियस सी बात है, अब यहां से ही तो फ्रैगमेंटेशन हो रही है, तो इसको एक ही पॉइंट में डालोगे. Thus, fragmentation of kingly powers was a result of various socio-economic changes that became prominent by the 7th century AD and gave rise to what is termed as Indian feudalism, which was already started by the Gupta. Under this system, the subordinate rulers were obliged to offer allegiance or military service, but there was no contract between the overlord and the subordinates, as was the case in Western European feudalism. Contract नहीं था कुछ. ठीक है. फिर पॉलिटी में चेंजेस ये हुआ. फिर इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुआ? इकोनॉमी में चेंजेस, लार्ज स्केल लैंड ग्रांट्स हुआ, सबसे बड़ी बात है. लार्ज स्केल लैंड ग्रांट्स अगेन गुप्ता से शुरू हुआ, अभी इंक्रीज हो गया, ग्रो इन नंबर गुप्ता पीरियड और मोर सो इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड. लैंड ग्रांट शुरू कब हुआ था? सातवाहन से शुरू हो गया था, बट उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं था, बिकॉज इट वाज ओनली गिवन अवे रेवेन्यू राइट्स. अभी पावर से लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट से लेके, जुडिशियल राइट से लेके, एवरी राइट्स वर गिवन टू द बेनिफिशियरीज. सातवाहन के टाइम पे वैसा नहीं था, इट वाज वेरी इनिशियल टाइम. But 5th century onwards, that is the Gupta time onwards, 5th century onwards, Gupta time onwards, and various other fiscal and administrative rights दिया गया. किसको? बेनिफिशियरीज को दिया गया. तो ऑब्वियसली बात है, जब पावर दिया जाएगा तो ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट फीलिंग पावरफुल, राइट? So it had a direct bearing on the land rights and also the condition of peasants, craftsmen, traders who were also tied down to their habitations. उनके साथ वो भी चले गए. बेनिफिशियरीज को जब पावर मिला, जैसे कि हमने मूवमेंट ऑफ पढ़ा था लास्ट क्लास में, peasants का भी कहीं ना कहीं they were tied to them. It is clear that the land grants resuited the hierarchical rights over land, increasing burden on peasantry and the emergence of closed economy. डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, ठीक है. इंडिया फॉरेन ट्रेड पीक्ड पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे, बहुत ही बढ़िया फॉरेन ट्रेड हुआ था, जो कि हमने ऑलरेडी ट्रेड एंड कॉमर्स में पढ़ा है पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे. व्हेन इंडिया ट्रेडेड विद रोमन एम्पायर, सेंट्रल एशिया, Southeast Asia. However, commercial decline set in during the Gupta stopped after the early century of Christian era. First century AD. First century AD के बाद थोड़ा बहुत ड्रॉप होने लगा. तो रोमन एम्पायर इटसेल्फ ब्रोक. और सबसे बड़ी बात है, 4th 5th सेंचुरी में रोमन एम्पायर ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया था. तो जाहिर सी बात है, दैट इफेक्ट वाज सीन ऑन इंडिया. सो दिस इज द पॉइंट यू हैव टू राइट. रोमन एम्पायर का जो इटसेल्फ ब्रोक अप after 550, the Indian silk trade with the Eastern Roman Empire, जिसको हम Byzantine Empire बोलते हैं, significantly declined. As around that time the Romans learnt the Chinese, जैसे की बात है growing silk, लास्ट क्लास में पढ़े थे. मलबरी सिल्क चाइना बनाता था, हम नॉर्मल सिल्क बनाते थे, और वो चीज चाइनीज ने सीख लिया. चाइनीज लर्नड दैट आर्ट, सो दे स्टॉप टेकिंग फ्रॉम अस. तो हमारा ट्रेड कम हो गया. So very अपने लैंग्वेज में, like we have to write this in our own simple plain language. अपने मातृभाषा में पढ़ो और लिखो अपने इंग्लिश में, ठीक है. सबसे बेस्ट तरीका है याद करने का, ठीक है. तो so whatever little was left for of the contact with West Asia and Central Asia was also completely wiped off by the Huna. और ऊपर से हुना इन्वेजन. अब कैसे पॉइंट देखो यहाँ से, कैसे ट्रेड का पॉइंट कैसे लगाओ. आप चाइनीज के साथ एक ट्रेड लाओगे तो चाइनीज का मलबेरी के साथ लिंक करोगे, उसको रोमन के साथ लिंक करोगे, बिकॉज दे लर्नड द टेक्निक. प्लस ये तो हो गया. बाकी क्या था? हुना इन्वेजन भी चल रहा था, ठीक है. सो वी सफर्ड ए setback. Though there is evidence of spread of cultural influence from India to Southeast Asia and China, but there is no evidence of pottery, ठीक है, beads, coins or other material remains to be support any robust commercial product. See, cultural influence was happening. Buddhism जा रहा था, that was happening, nothing to do with that. We are talking about economy. वो नहीं हो रहा था, remember, ठीक है. Long distance internal trade also suffered due to decline in urbanism. Decline in urbanism हो गया था, ठीक है. टुवर्ड्स लेटर गुप्ता, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. तो इंटरनल ट्रेड भी कम हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड ऑलरेडी कम था ही था, तो इंटरनल ट्रेड भी कम हो गया.
ट्रू सम ट्रेड बोथ इंटरनल एक्सटर्नल वेंट एंड स्पेशली इन लग्जरी गुड्स, ऐसा नहीं कि ओवरऑल बंद हुआ लेकिन जनरली बंद हुआ था, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुड्स ऐसा था थोड़ा बहुत चल रहा था. हाउएवर इट सीम्स दैट द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड was replaced by trickle trade. तो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं these are the reasons why the economy changed. You have to write all these points. Very easy points. आपको just keyword के साथ ही लिखना है. फिर डिक्लाइन ऑफ अर्बनिज्म, और डिक्लाइन ऑफ अर्बनिज्म कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था गुप्ता के टाइम पे, एंड गुप्ता में. Various studies indicate that towns that are centers of pulsating activities in the post-Mauryan experienced decline. पल्सेटिंग एक्टिविटी में बहुत ही थ्राइव कर रहे थे पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे. पोस्ट मॉडर्न वाज द बेस्ट टाइम, ओके, फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, पोस्ट मॉडर्न. बट पोस्ट फिफ्थ सेंचुरी मतलब कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ऑफ गुप्ता, habitational deposits have yielded scanty material remains. Craft and commodity manufacture registered overall collapse. A general absence of coins. Coin का purity कम हो गया, content कम हो गया, the gold content decreased. मनी नहीं था, तो जाहिर सी बात है अर्बनिज्म कैसे होगा. And shrinkage in money economy has also been registered. Overall, all these things led to the decline of urbanism. लेकिन एग्रेरियन एक्सपेंशन हमेशा था. रिमेंबर, एग्रीकल्चर कभी कम नहीं हुआ है. अगर आप पूरा हिस्ट्री को देखोगे, जब से हमने शुरू किया है आईवीसी से लेके फिर हम वैदिक से लेके यहाँ तक, कभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा कोलैप्स कर गया. हमने ट्रेड एंड कॉमर्स कोलैप्स होते अभी देखा, हमने बहुत कुछ, हमने कॉइनेज का कोलैप्स होकर देखा. कॉइनेज पहले नहीं था, फिर आया, अभी कम हो गया. लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है पूरा. तो यहाँ पे भी वही हो रहा था. Agrarian expansion. The economy now began to walk on one leg instead of two and emerged as predominantly agrarian. तो अभी इकोनॉमी जितना भी चला है किसके भरोसे पे चला है? एग्रेरियन. तो हमारा जो एंशियंट है ना, वो एग्रेरियन डोमिनेटेड था. हमारा एंशियंट हिस्ट्री, हमारा आज के डेट में जो एग्रीकल्चर की बातें हम करते हैं, हम कर नहीं पाते हैं जैसे हमारा टारगेट्स हैं. तो अगर हम एंशियंट को देखा जाए, वी आर टोटली रन बाय आवर एग्रेरियन इकोनॉमी. टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड सच एज बृहद समित, कृषि परस ऑलरेडी कवर्ड, ये गुप्ता का पार्ट है. बृहद समित गुप्ता का पार्ट है. हर्ष चरित्र रिवील एन इंक्रीजिंग कंसर्न विथ एग्रीकल्चर. दे ऑल्सो रिवील एडवांस मेड इन एग्रीकल्चर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर में बहुत एडवांस हुआ है. बृहद समित मेंशन द टेक्निक ऑफ फ्रूट ग्राफ्टिंग, ये भी था उस टाइम पे. हर्ष चरित्र मेंशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन सच एज प्लाउ, स्पेड एंड स्लैश एंड बर्न. lays down the importance of manure, mentions that cow dung and refuse were used for manuring the fields. It also mentions irrigation devices. अब ये याद करोगे, उद्घटा घाटी और घटी यंत्र और आराघाटा. आराघाटा ऑलरेडी 2015 में आ चुका है, ठीक है. ये सब इरिगेशन टेक्निक्स भी हुआ. Obviously these were there previously, those are there. ये बाहर भी थे, लेकिन अभी यहाँ से थोड़ा बहुत बात हुआ और एडवांसमेंट हुई. ओके, सिमिलर टू द पर्शियन विल. तो रिमेंबर, एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ था, कम नहीं हुआ था. प्रीलिम्स में अगर ये टर्म्स आएगा तो यू मे गेट कंफ्यूज कि ये सब डिक्लाइन हुआ है तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर भी डिक्लाइन हुआ होगा. नो, इट विल बी रॉन्ग. एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ था, ठीक है. तो टैंक इरिगेशन पॉपुलर हुआ. अंडर द पल्लवास एरिवरियम्स लुक्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन. जैसे कि मैंने बोला, एरिवरियम जो कमिटी थे, ब्राह्मण कमिटी, ठीक है, ब्राह्मण कमिटी थे. दे लुक्ड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक्स, रिजर्वर्स फॉर इरिगेशन. इवन गुप्ता के टाइम पे ब्राह्मण्स ने ही तो बताया इरिगेशन कैसे करते हैं, मतलब नॉलेज दिया, कृषि पारासारा. ओके, तो वो चीज कंटिन्यू हुआ यहाँ पे भी. एरिवरियम जो कमिटी था, ब्राह्मण कमिटी, जो सेल्फ गवर्नेंस का कमिटी था, इलेक्शन से होता था. दे ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग नॉलेज ऑफ टैंक इरिगेशन, रिजर्वायर इरिगेशन, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टफ दिया, ठीक है. फिर ओवरऑल सोसाइटी में क्या चेंजेस हुआ? ओवरऑल सोसाइटी में the economic changes had an impact on the society as well and led to the following developments. देखो, emergence of new caste. अब ये पहले भी था, गुप्ता एरा में भी मैंने बोला था. ब्राह्मण लोग ट्राइबल के साथ मिले बिकॉज ऑफ लैंड ग्रांट्स मिला, दूर दूर तक उनको लैंड ग्रांट्स मिला, सो दे हैव टू गो देयर. वहाँ पे ट्राइबल्स थे तो एसिमिलेशन हुआ. तो वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ, क्योंकि लैंड ग्रांट भी तो बढ़ रहा है यहाँ पे. दिस वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर. emergence of new social groups and proliferation of caste. कैसे? Land grants created landed aristocracy and social status now became increasingly connected with the amount of land one owned. तो social status बढ़ा, जिसका land ज़्यादा है तो उसका status ज़्यादा बढ़ेगा. Second,
when Brahmins moved into new areas as a result of land grants, जब land grants मिला तो वो new areas जाएंगे जहाँ पे उनको land मिला है. They were drawn into new activities and social relations. तो वहाँ पे जो new activity लोगों का चल रहा था, तो कहीं ना कहीं एक mixing हुआ, intermixing हुआ, ठीक है. That is, for example, some Brahmana landlords gave up priestly functions and took up management of land and people. ये भी हुआ है. New activities also Brahmins started taking. New activities, तो new social relations. As a result, Brahmanas themselves got divided into number of subcaste. ये भी एक reason है. जब ये काम करोगे, उनका काम क्या था? ब्राह्मण का काम पहले तो priest पूजा करना, अभी जाके वो मैनेज करेंगे people को, land को. So obviously there is a change in social relations. So obviously बात है, caste में भी फर्क आएगा, there will be a number of subcaste. तीसरा क्या है? Further, Brahman migration into tribal areas led to accumulation of tribes or accumulation of tribes or assimilation of tribes, जो भी आप word use कर सकते हो. Assimilation is the right word. So assimilation, tribal chieftains and foreign rulers into Kshatriya Varna also resulted in proliferation of caste. तो वो लोग जो assimilation हुआ वो लोग Kshatriya में add हो गए, tribal लोग. Land grants and related administrative functions created a new body. ये fourth point है, new body of record keepers and scribes, resulting in the emergence of new Kayasth caste. From the Gupta period onwards, तब से हुआ है. From about 900 AD onwards, the Kayasth community emerged as a powerful group occupying high offices in many states. जब land grants बहुत बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है administrative functions will also increase. When administrative functions will increase, so administrative work will increase. You have to have some people to keep the records, body of record keepers. So emergence of a new class, that is the Kayas, already from the Gupta Empire, increased. पूरा 900 तक तो उनका एक हाई ऑफिसेस में भी ऑक्यूपेंट, दे ऑक्यूपाइड हाई ऑफिसेस. तो ये जो कंटेंट है, यू हैव टू राइट इट इन योर जीएस पेपर. डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा प्रीलिम्स में आपको पता हो जाएगा, बिकॉज इतना पढ़ने के बाद वो आप सॉल्व कर सकते हो. बट द सेंटेंसेस यू हैव टू राइट टू गेट दैट 3 to 4 एक्स्ट्रा मार्क्स फ्रॉम अदर्स. Lastly, with the decline of urban centers, many artisans and craftsmen also lost their earlier status. Many craft guilds transformed into castes. तो क्राफ्ट गिल्ड था ना, अभी कास्ट गिल्ड हो गया है. सम इनटू अनटचेबल्स, बिकॉज अर्बन सेंटर कम हो गया. डिक्लाइन ऑफ अर्बन सेंटर, डिक्लाइन ऑफ अर्बनिज्म, दैट लेड, ऑब्वियसली दैट विल लीड टू आर्टिसंस लूजिंग देयर अर्लियर स्टेटस. तो वैसे आपको लिंक करके लिखना है. राइज इन नंबर ऑफ अनटचेबल्स. अनटचेबल्स मतलब चंडालस, दे आर ऑलरेडी देयर इन द गुप्ता. यहाँ पे भी बढ़ रहा है, ठीक है, वही चीज लिखना है. राइज इन नंबर ऑफ अनटचेबल्स भी बढ़ गया. यहाँ पे जस्ट आपको एक चीज प्रीलिम्स के लिए याद करना है, ये टर्म. तो राइज इन नंबर ऑफ अनटचेबल्स भी बढ़ गया. ओके, यहाँ पे दिस पीरियड, ये जो क्राफ्टमैन जो थे ना, जो पहले से आर्टिसंस थे, काम चला गया. बिकॉज अर्बनिज्म डिक्लाइंड, इकोनॉमी इज डिक्लाइनिंग, ट्रेड इज डिक्लाइनिंग. तो वेवर्स, टेलर्स, डायर, वॉशरमैन, शू मेकर, बार्बर, ये सब अनटचेबल्स में आ गए. तो इंक्रीज हो रहा है अनटचेबल्स, और डिक्रीज नहीं हो रहा है. गुप्ता में तो था ही, उसके बाद भी इंक्रीज हो रहा है. द पीरियड ऑल्सो विटनेस्ड इंटेंसिफिकेशन इन द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. कट्यायना, ए धर्मशास्त्र राइटर ऑफ द गुप्ता पीरियड, वॉज द फर्स्ट टू यूज अशरपृष्य इन द सेंस ऑफ अनटचेबल्स. ये टर्म याद कर लेना, अनटचेबल्स. गुप्ता के टाइम पे उन्होंने पहले दफा अनटचेबल्स रिलेटेड एक टर्म यूज किया था, अशरपृष्य. ओके, वर्ना सिस्टम में चेंज हुआ. यस, चेंज हुआ. ये अभी का नहीं, ये गुप्ता से है, अभी भी वही चल रहा है. जुआनजांग तो मेंशन भी किया है, एग्रीकल्चर में शूद्रा लोग आ गए, तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चेंज इन द वर्ना सिस्टम. ठीक है. स्टेटस ऑफ वुमेन और डिटोरेट किया, गुप्ता पीरियड से डिटोरेट हो रहा है, तो देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्लाइन. सेम चीज. फॉर्मल एजुकेशन वाज डिनाइड टू वुमेन. वुमेन एंड प्रॉपर्टी केम टू बी ब्रैकेटेड टुगेदर. So were women and Shudras were with adverse consequences for the status of women. The earliest reference to the change of women's gotra upon marriage and sati can be dated to 6th century AD, that is Gupta Sati, Iran inscription, and symbolize the final triumph of the patriarchal system. ये सब continue हुआ. Okay, now changes in religion. Religion में क्या हुआ? तो रिलीजन में पहले दफा तो 600 और टू 800 AD के टाइम पे, एंड टाइम में पोस्ट गुप्ता पे भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया पल्लवा पे. तो स्प्रेड ऑफ भक्ति टू द साउथ थ्रू द ब्राह्मण सेटलमेंट्स, क्योंकि ब्राह्मणिज्म बढ़ रहा है पल्लवा में.
Bhakti began to spread fast in the south. The manner in which Brahmanas had established temple-centric theistic culture in the north was repeated in the south too. वही सब देखो, बात क्या है ना, वो सब आपको लिंक करना पड़ेगा. ऊपर अगर नॉर्थ इंडिया में लैंड ग्रांट्स मिल रहा है, लैंड ग्रांट्स हो रहा है, टेम्पल बन रहे, तो दैट इफेक्ट विल बी सीन इन द साउथ इन द फॉर्म ऑफ ए भक्ति मूवमेंट. दिस इज द लैंग्वेज you have to use in your paper. However, bhakti in south was a fusion between the northern theistic schools and local tribal cults. ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ को ही इन्फ्लुएंस ले रही, इट वाज अ फ्यूजन. द क्रॉस फर्टिलाइजेशन स्टार्टेड एट तिरुपति. इनका नॉर्थ इंडिया से उन्होंने देखा कि टेम्पल वगैरह बन रहा है, ठीक है, लैंड ग्रांट्स दिया जा रहा है, प्लस उनका लोकल ट्राइबल कल्ट्स भी था. तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन स्टार्टेड एट तिरुपति एंड कालाहस्ती, द नॉर्दर्न डोर्स ऑफ द तमिल कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड ग्रेजुअली दिस स्प्रेड टू कांची, मदुरई. The earliest example of this syncretism is a devotional one called Murug or Muruga, जो Muruga god है, the Tirumuruga Arupadal, in which the local tribal god Muruga was syncretized with Skanda. तो यहाँ पे देखो syncretization, and this religious syncretization was one of the important feature of Gupta Empire. तो यहाँ पे भी continuation, so same point we have to write. तो if Gupta का आएगा वहां पे you have to write the religious syncretism, और वहां पे तांत्रिक का एग्जांपल दोगे जो हमने ऑलरेडी किया है. यहाँ पे पॉइंट सेम रहेगा, एग्जांपल दिस रहेगा. So you have to be very clear. Point is same, examples are different. Obviously examples will be different, but the point is the same because things are happening the similar way. So Tipu Muruga Arupadal, in which the local tribal god को मिक्स कर दिया एक स्कंदा गॉड, जो कि उसी टाइम पे, मतलब एक काइंड ऑफ सिंक्रेटिज्म, मतलब दो रिलीजन मिल के आ रहे हैं, ठीक है. फिर राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया में हुआ. अलवर आ गए, नयनर आ गए, और भक्ति मूवमेंट मतलब डायरेक्ट कनेक्ट विद द गॉड, डिवाइन, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो ये सब जब, अब ये एक पॉइंट याद रखना, ड्यू टू द राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हैड टू रिट्रीट फ्रॉम साउथ इंडिया. जो जैनिज्म चल रहा था, बुद्धिज्म तो ऑलरेडी कम ही हो गया था, इट वाज ऑलरेडी ऑन अ डिक्लाइनिंग फॉर्मेट, बट जैनिज्म वाज स्टिल देयर. तो कहीं ना कहीं दे हैड टू रिट्रीट. फिर एलिमेंट्स ऑफ रिफॉर्म एंड प्रोटेस्ट. इनिशियली द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया कैरिड एलिमेंट्स ऑफ रिफॉर्म एंड प्रोटेस्ट, व्हाइल द ब्राह्मण्स वर ऑब्सेस्ड विद कास्ट. सी, भक्ति मूवमेंट वाज अगेंस्ट कास्ट. भक्ति मूवमेंट में कोई कास्ट नहीं है, आपको डायरेक्ट डिवाइन के साथ लिंक करना है, बट ब्राह्मणिज्म हमेशा कास्ट के साथ उनका होता है. तो उन्हीं के, तो एक काइंड ऑफ रिफॉर्म एंड प्रोटेस्ट शुरू हो गया. भक्ति मूवमेंट का एक एलिमेंट है ये, ठीक है. तो व्हाइल द ब्राह्मण्स वर ऑब्सेस्ड विद कास्ट एंड ऑपरेशन ऑफ वुमेन, द भक्ति सेंस इग्नोर्ड बोथ. वुमेन का ऑपरेशन भी नहीं चाहिए एंड कास्ट भी नहीं चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं चाहिए. सो अमंग द नयनर्स, कराईकल अम्मैयार वाज ए वुमेन एंड नंदनार वाज फ्रॉम सो लो कास्ट. वो लो कास्ट भी आते थे इसी मूवमेंट में. अमंग अलवर्स, अंडल वाज ए वुमेन एंड तिरुपन वाज फ्रॉम लो कास्ट. ग्रोथ ऑफ भक्ति मूवमेंट. द मूवमेंट रन पैरेलल टू द ग्रोथ ऑफ अर्ली मेडिएवल मोनार्की. जैसे कि फर्स्ट याद रखना, ये क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आएगा, भक्ति मूवमेंट किस, यहां से क्रोनोलॉजी में ऐड करो कहां से कहां तक गया है. साउथ का बस, नॉर्थ का हम करेंगे जब हम मेडिएवल पढ़ेंगे. महाराष्ट्र से कैसे नॉर्थ गया, पहले महाराष्ट्र गया, नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया. तो यहाँ पे आपको पहले पल्लवास नंबर 1, फिर पल्लवा के बाद चोलास, पांड्यास चल रहा था, पांड्यास ऑफ मदुरई, फिर चेरास. ये हम सब इंपेरियल की बात करें. दिस इज नॉट संगम. Okay, we're talking about 7th, 8th, 9th century. These monarchs built many rock cut and other temples dedicated to Shiva and Vishnu and endowed them with generous donations. Everywhere in the Tamil land, the local temples soon emerged as center of socio-religious activity. However, with increasing patronage of kings and landed magnates, the movement soon lost its initial character of protest and reform and became part of orthodoxy by 10th century. इसका मतलब जानो, वेरी इंपॉर्टेंट. इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ का सब कुछ. अब जो क्वेश्चन आएगा कि भक्ति मूवमेंट क्यों फेड कर गया, अगर इतना था अगर साउथ इंडिया में, व्हाई इट फेडेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज सेम चीज बैकफायर किया. आप टेम्पल बना रहे हो, राइट, बट टेम्पल क्यों बन रहा था? चोला के टाइम पे ग्लोरीफाई कर रहे थे, वो ग्लोरीफाई कर रहे थे अपने विक्ट्रीज को, अपने किंग्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं इट वॉज अगेंस्ट, क्योंकि वहां पे ग्लोरिफिकेशन की बात नहीं होती है भक्ति मूवमेंट, इट वॉज डायरेक्ट कनेक्टिविटी विद गॉड. तो कहीं ना कहीं दैट इज द थिंग. ये जो टाइम पे जो इतना टेम्पल आर्किटेक्चर जेनिथ में बढ़ गया, इट वॉज सो हाई फाई एंड सो बिग दैट they were glorifying the kings. So that was one of the reason why
अगेन ऑर्थोडॉक्सी हो गया, इट चेंज, जो कि जहां से शुरू हुआ था 7th सेंचुरी में, बाय 10th सेंचुरी ये फुल ऑर्थोडॉक्सी में चला गया, इट कंप्लीटली फेडेड, देन बाय 11th 12th महाराष्ट्र में दिख गया, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, सो दिस इज द ओवरऑल जो इवोल्यूशन है एंशिएंट का, यहाँ पे एंड होता है। ओके, ठीक है, ओके, आज इतना ही करते हैं। ओके, गुड नाइट।